अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दिन और मैं हूँ आपकी मेजबान महक अस्लाम। वेलकम आपको वेलकम किया हमने। वेलकम टू द शो। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। अपना चाय या कॉफ़ी का मग उठाइए, साथ साथ नया दिन को एंजॉय कीजिए। ख़बरें बेशुमार हैं जो हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर बात करते हैं, वो बात आज हमें आगाज़ में करनी पड़ रही है। मास्क ज़रूर पहनिए। जो मास्क नहीं पहन रहे, जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर नहीं कर रहे, जो बेएहतियाती कर रहे हैं, वो अपने साथ साथ पूरे मुल्क का, अपने प्यारों का नुकसान कर रहे हैं। लोग अपनी इस गैर संजीदगी की वजह से दूसरों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं। दूसरे भी नहीं, उन्हें कहना चाहिए अपनों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं। वो अपने घर वाले हैं, अपने प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, कोलीग्स हैं, पाकिस्तानी हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़तरों में डाल रहे हैं। और किसकी ज़िंदगी ख़तरे में जल रही है? डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2020 में सबसे ज़्यादा काम किया है, हमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, डबल ड्यूटीज़ की हैं, कॉल्स पे रहे हैं, रातों को ड्यूटीज़ की हैं और PPEs पहनकर हमारे खिदमत की है। और आज हम फिर इस सेकेंड वेव में दोबारा से उस तिब्बी अमले को ख़तरों में लेकर जा रहे हैं। अच्छा, मेरा लेकिन महक एक सवाल भी है। जब हम ये बात करते हैं कि हम बेएहतियाती कर रहे हैं और हम अपने सेकेंड वेव की बात करते हैं, यूरोपियन ममालिक वहाँ पर उस कदर बेएहतियाती तो नहीं जैसी यहाँ पर है, फिर भी सेकेंड वेव वहाँ पर डेडली ज़्यादा क्यों है? डज़ दैट मीन कि जितनी बात हम करते हैं मास्क से मुतालिक, फिजिकल डिस्टेंसिंग से मुतालिक, शायद वो भी नाकाफ़ी है? वो भी नाकाफ़ी है। और ज़्यादातर डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये जो सेकेंड वेव है ये ज़्यादा ख़तरनाक है पहली लहर से अगर हम इसका मुकाबला करें। तो शुएब वाली बात की एहतियात करना लाजिम है, लेकिन कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं शुएब कि कोरोना तो है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये सारी सिर्फ बातें हैं। अगर था तो फिर पहले कैसे चला गया, पहले कैसे ख़त्म हो गया? लेकिन ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि पहले कंट्रोल किया, जिसमें अवाम ने भी साथ दिया हुकूमत का, हुकूमती पॉलिसीज़ का, लेकिन अब अवाम जो है बेलगाम हो गई। पता नहीं महक, मुझे लगता है कि ना पहले साथ दिया था ना अब साथ दे रहे हैं। पहले भी मुझे नहीं याद पड़ता किसी दिन नया दिन करते हुए मैंने ये कहा हो कि अवाम में शऊर आ गया, अवाम ने मास्क पहन लिया और कहीं पर फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर है। वो किसी हॉस्पिटल में, किसी बैंक में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी इदारे में तो हो सकती है। अच्छा, मेरी बात सुने, शायद ऐसा हो सकता है कि पहले ये जगहें बंद थी, हम देख रहे थे कि फिर से बंद होने की बात हो रही है, बंद थी, और अगर फिर से बंद होती है तो आप लोगों को नुकसान होगा ज़्यादा, पाकिस्तानी मईशत ज़्यादा नुकसान की तरफ जाएगी। आप लोगों को ये चीज़ें मेक श्योर करनी है कि हम मिल के अगर इस चीज़ पे काबू पाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब तारीफ़ होती है वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो वज़ीर आज़म बारहा हमें ये कहते नज़र आते हैं कि अवाम ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। अगर वो ये कह रहे हैं तो इस दफ़ा भी इस चीज़ को मेक श्योर करें, किरदार अदा करें, ना इस नहज पे पहुँचे कि पाकिस्तानी इदारों जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, शादी हॉल्स हैं, सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, उनको बंद करना पड़े, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। बिल्कुल, मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। एहतियात करनी है और लाजमी करनी है, इसलिए करनी है कि सेकेंड वेव में ज़्यादा लोग मुतासिर हो सकते हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम फिर से कोलैप्स कर सकता है। और इसमें ये डॉक्टर्स की जो मैं गुफ्तगू कल सुन रही थी, उसमें उनका ये कहना था कि ज़्यादा टारगेट अब नौजवान नस्ल है, यानी जो हमारी यंग जो पहले बच गए थे और हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर थोड़ा पंजाबी स्टाइल में कहा जाए, उन्हें ज़्यादा आग लगी होती है कि भाई आपने बाहर निकलना है, घूमना फिरना है, ज़रूर निकलें बाहर, तफरीही मकामात पे जाएं, लेकिन वो तमाम SOPs को फॉलो करें जो कि आपको बताए जा रहे हैं। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि कोरोना नहीं है तो ये गलत है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो हुकूमत परेशान है, तभी तो आपके लिए SOPs बनाए जा रहे हैं। चलिए महक, पहले तो लोग कहते थे कि कोरोना वरोना कुछ नहीं है, सिर्फ फंडिंग वाला मामला है, पूरी दुनिया में कोरोना है। भाई अब तो रोजाना डायरेक्ट स्टैट्स हम आपसे शेयर भी करते हैं, प्लीज़ एहतियात कीजिए। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे, इससे मुताल्लिक हम डिटेल से बात और भी करेंगे इस शो में। एक और ख़बर हमारे पास है, आपको याद है एक कानून नाफिज हुआ था कि पहली बीवी की इजाज़त लेकर दूसरी शादी करने, जो नहीं करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। इस कानून को दूसरी शादी जो करेगा इजाज़त के बगैर करेगा, जो इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करेगा। बहुत सारे जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, खुसूसन मर्द हज़रात, वो खुश हो गए कि क्या दूसरी शादी नहीं करेंगे तो सलाखों के पीछे जाएंगे। जी, दूसरी शादी अगर आप इजाज़त के बगैर करेंगे तो सलाखों के पीछे जाएंगे। ज़रा कानून नाफिज हो चुका था, लेकिन अब इस कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो लेट्स सी, इसमें ज़रा अदालती अहकामात आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि मामला अब किस तरफ जाए। अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं और अमेरिकन इलेक्शंस की बात करते हैं, जिसके असरात जो हैं, जिसके आफ्टर शॉक्स जो हैं अभी तक जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में ये लिखा है कि लोग जानना चाहते हैं कि मेरे मुतालिक हालिया सदारती पोल्स इतने गलत क्यों थे। बहैसियत सदर 72 मिलियन वोट हासिल किए, जो तारीख में सबसे ज़्यादा थे।
अच्छा, मैंने ये देखा है कि गुज़श्ता 4-5 दिनों की जो खबरें थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अब उनका वक्त आ गया कि उन्होंने वाइट हाउस को अलविदा कह देना। उनकी जो बेगम है और जो उनके दामाद है उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि अब बस कुर्सी छोड़ दें, वो कह रहे मैं नहीं मानूंगा। खैर, एक तरफ उनकी ये परेशानी है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उन्हें जॉब की ऑफर आ गई। अच्छा? हाँ, उन्हें जॉब दी जा रही है। इजराइल की यरूशलेम म्यूनिसिपल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुलाजमत की पेशकश कर दी। वो कह रहे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने फेसबुक पेज पर एक इश्तिहार शेयर किया जिसमें लिखा गया है कि साबिक सदर ट्रंप को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी में मुतादिद ऐसे ओहदे खाली हैं जिसके लिए साबिक सदर ट्रंप अहल हो सकते हैं। तनख्वाह कितनी मिलेगी उनको? मुझे नहीं बताया अभी। अच्छी तनख्वाह देंगे। मतलब आप डोनाल्ड ट्रंप को क्या समझ रहे हैं? मैं म्युनिसिपैलिटी को क्या देखिए, डोनाल्ड ट्रंप डांस अच्छा कर लेते हैं, जुगतबाजी अच्छी कर लेते हैं वो, ठीक है। जो बाकी ममालिक है उन्हें थोड़ा डरा अच्छा लेते हैं वो, उनके साथ इख्तलाफात भी अच्छा रख लेते हैं। ईरान या इराक की हम बात कर लें, इसलिए इजराइल ने जो है ना उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की मैन भी हैं तो बिजनेस भी अच्छा करते हैं, तो हो सकता है वो कहें कि नहीं मुझे जॉब शॉप नहीं चाहिए, 9 to 5 वाली, मैं बिजनेस कर लेता हूँ। अच्छा, 9 to 5 आपको कैसे पता? 9 to 5 जॉब नहीं, वो से कहते हैं ना, जनरली कहते हैं 8 आवर्स जॉब को 9 to 5 जनरली। एक और खबर हमारे पास अदाकार रीमा खान से मुतालिक भी है महक जी। रीमा जी से मुतालिक है कि उन्होंने अनोखे रूप में तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की है, और ये तस्वीरें जो हैं उसमें रीमा जी को पहचानना इंतहाई मुश्किल है। आप देख भी सकते हैं। शुएब, आप बताएं, आगे रीमा जी खड़ी हैं या पीछे खड़ी हैं? ना आगे लग रही है ना पीछे लग रही है। आगे खड़ी हैं क्योंकि उन्होंने सरदारों का रवायती रूप धारा है, और इतने खूबसूरत सरदार पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे खूबसूरती की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। और थैंक यू महक, थैंक यू। उनके फैंस जो हैं खूब महजूज हो रहे हैं कि जो उन्होंने तस्वीरें अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं, और क्या कहेंगे कि जो सरदारों को क्या इन्होंने खिराज तहसीन पेश किया। आई डोंट नो, मे बी कोई इवेंट ऐसा होगा जिसमें वो इस तरह का कोई गेटअप उन्होंने जो है ना वो अपनाया होगा। खैर, मास्क नहीं पहना हुआ इन्होंने भी, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा। खूबसूरती अपनी जगह रीमा जी, लेकिन समाजी फासले का ख्याल रखे। खैर, दोबारा से हम कोविड की बात कर लेते हैं। हमारी बेहतियाती, हमारी गफलत, हमारी लापरवाही, हमारी बेदहानी एक बार फिर से हमें बड़ी मुश्किल में ले आई है। शुएब और मैं रोजाना बात करते हैं कि खुदा ना खास्ता में ले ना जाए, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो गई कि वो वाकई हमें ले आई है। मुल्क की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आए रोज केसेस में इजाफा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग एहतियात नहीं कर रहे, जिसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत सख्त फैसलों पर गौर कर रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में तमाम बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी है। सिनेमा घर हों, थिएटर्स हों या मज़ारात हों, फौरी बंद करने की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि खुले मकामात पर शादी तकरीबात में मेहमानों की तादाद सिर्फ 500 तक महदूद है। जबकि तालीमी इदारों की अगर हम बात करें तो मौसम सरमा की छुट्टियां जल्द और मामूल से ज़्यादा करने का ऑप्शन भी सामने आया। अच्छा शुएब, हम देख रहे थे कि पहले छुट्टियां नहीं हो रही थी, सिर्फ वो इलाके जहाँ पर बर्फबारी थी वहाँ पर छुट्टियां थी, लेकिन चूँकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन तादाद में इजाफा हो रहा है, तो उसलिए उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब ये फैसला किया गया कि शायद तालीमी इदारे भी बंद हो जाए। मैं फिर वही बात करूंगी कि अगर आप एहतियात करेंगे तो ये आपके अपने लिए, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए, आपके अपने रोजगार के लिए बेहतर होगा। एग्जैक्टली महक, पहले बहुत नुकसान हो चुका है, मईशत का पहले बहुत नुकसान हो चुका है, तालीम का, और अगर अब फिर से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी तो नुकसान नाकाबिले तलाफी होगा। और कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं करना, हमने मास्क पहनना है, सैनिटाइजर अपनी पॉकेट में रखे। अब तो बड़े छोटे छोटे सैनिटाइजर्स की वो हमें बॉटल, और जहाँ भी हुजूम है वहाँ ना जाए, गैर जरूरी पार्टीज में ना जाए। हाँ। बल्कि मैं कहता हूँ आप इनवाइट भी ना करें, और अगर किसी ने इनवाइट किया आप उसे भी समझाएं कि प्लीज डोंट इनवाइट अस, हम नहीं आ सकते और आपको इनवाइट करना नहीं चाहिए। लोगों को आप जरा गाइड करें, खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएं। जब हम बात इस NCOC के इजलास की कर रहे हैं जिसमें तजावीज़ दी गई हैं, तो अभी जाहिर है जिस तरह महक आपने बताया कि तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ तजवीज़ है कि मौसम सरमा की छुट्टियाँ जल्द और मामूल से ज़्यादा कहा ही जा रहा है कि 15 नवंबर से ऑनवर्ड, बट लेट्स सी कि इस पर डिसीजन क्या आता है, क्योंकि 2-4 रोज़ बाद इस पर डिसीजन होना है। एनीवेज, जब हम बात ही करते हैं कि NCOC ने कहा है कि हम सख्त फैसले ले सकते हैं, तो ऐसे में हमने सोचा कि हम शहर शहर की सूरत हाल आपके सामने रखें। जिस तरह हमने आगाज़ में भी बात की कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, और हमने ये सिचुएशन
पहले दिन से देखी है। जब बहुत ज़्यादा बात की गई, जब बहुत ज़्यादा कहा गया हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, तो लोगों ने थोड़ा सा उसको फॉलो किया। लेकिन जो एहतियात अप्रैल मई में की, वो एहतियात आज फिर करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन हम नहीं कर रहे ना। तो मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल क्या है? महक, आप तो कल कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स में गई थी, तो पहले महक की तरफ चलते हैं और फिर शहर शहर क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर और मारूफ मार्केट ज़ैनब मार्केट में। यहाँ पर इस वक्त आवाम का बेपनाह रश होता है, खचा खचे मार्केट भरी हुई होती है और यहाँ पर दुकानदारों के साथ साथ जो ख़रीदार होते हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद नज़र आती है। ख़रीदार तो चले हैं यहाँ पर, दुकानदार भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कोरोना भी है। पूरे पाकिस्तान में तो ज़ैनब मार्केट में भी है। यहाँ पर लोग कितनी एहतियात कर रहे हैं, कोरोना को कितना सीरियस ले रहे हैं। दुकान के अंदर, दुकान के बाहर कितने SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, लोगों के तासुरात क्या हैं, आवाम क्या राय रखती है और आवाम किस तरह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रही है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो चलें मार्केट के अंदर चलते हैं, लोगों की राय जानते हैं और उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। कारोबार ठीक जा रहा है? ठीक है अल्लाह का। अंकल जी मास्क किधर है आपका? मास्क ये रखा हुआ है, अभी उतारा, सफाई कर रहा था। सफाई कर रहे थे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये ज़रूरी नहीं लगता कि हर वक्त मास्क लगा के रखना है? नहीं, इधर लोअर ग्राउंड है, यहाँ जो है सांस जो है कम होती है, घुटती है। अच्छा, इसलिए? हाँ, इसलिए। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अपनी दुकान में मास्क के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको रख रहे हैं कि आप कोविड से महफूज रहें? मास्क के अलावा ग्लव्स, सैनिटाइजर, ग्लव्स जो है वो प्लास्टिक वाले हैं। हाँ, बस वो रखते हैं। अच्छा, वो जैसे मैंने लगाए हुए हैं। जी जी। तो अभी आपने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए? नहीं पहने हुए। कभी मास्क लग रहा है, कभी आप उतार रहे हैं, कभी लगा रहे हैं। आई थिंक शायद मार्केट में ज़्यादातर ऐसा ही है, लगा के रखने का सारे वक्त में। ये रुझान क्यों नहीं है? एक्चुअली अभी मार्केट में आना है, ये ओपनिंग का टाइम है, शॉप ओपन करके साफ़ करके उसके बाद मास्क लगा के ही बैठे। अच्छा, मुझे भैया ये बताएं कि आप जब लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, हाँ, तो समाजी फासले को कैसे मेंटेन रखते हैं? देखें, कस्टमर जो है ना हमारा हमसे ज़्यादा इस टाइम एहतियात कर रहा है। अच्छा, मुझे बताएं मास्क कहाँ है आपका? ये रहा। तो ये तो आपने मेरे आने पे लगाया ना? नहीं, पहले क्यों नहीं लगाया? जेब में था? अच्छा, मास्क सफाई कर रहा हूँ ना। अच्छा, इस वजह से नहीं लगाया? जी जी। अच्छा, आप मान रहे हैं कोरोना है? कोरोना को मान रहे हैं कि है? पता नहीं इस चीज़ का, वैसे केसेस तो देखने में आ रहे हैं। देखने में आ रहे हैं? अच्छा, तो सिर्फ मास्क पे बस कर रहे हैं, ग्लव्स वगैरह, समाजी फासला रखे हुए हमारे पास? ग्लव्स रखे हुए हैं। अच्छा, तो आप मुझे सैनिटाइजर भी है। दुकान में समाजी फासले को कैसे मेंटेन करें? एक वक्त में दुकान में कितने लोग आ जाते हैं? हमारे पास तो कम ही लोग आते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं? एक को अंदर बुलाते हैं, बाकियों को बाहर खड़ा कर देते हैं? बाकी को बाहर से डीलिंग करते हैं। एक और दुकान के अंदर मैं मौजूद हूँ, एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मास्क कहाँ है? मैं मास्क रखा हुआ है। रखा हुआ है? रखने के लिए लगाया क्यों नहीं? अभी तो कस्टमर है नहीं, मार्केट में थोड़ा सन्नाटा है, तो इसलिए जब कस्टमर वगैरह आते हैं तो लगा लेते हैं। अच्छा, वैसे फिर उतार के रख देते हो? जी जी। चले, मुझे ये बताएं मास्क कहाँ है आपका? मैंने मास्क यहाँ नीचे रखा हुआ है। लेकिन क्यों रखा ना? अभी तो आप डील कर रहे हैं, इस टाइम पे तो लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाया? थोड़ी सी मुझे हाँ, वो अच्छी सी मैंने लगाया था, सफोकेशन हुई थोड़ी सी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस मार्केट में SOPs हैं कुछ? आपके सामने है जो भी मैं आपको बता रहा हूं। मेरे तो सामने, आप जरा अपने लफ्जों में आवाम को बताएं, कोई SOPs है मार्केट में? कोई भी नहीं है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? चेक एंड बैलेंस नहीं। सैनिटाइजर है दुकान में? जी, सैनिटाइजर है दुकान में? सैनिटाइजर वो लेने गए ना अभी भी। अच्छा, अभी लेने के? हाँ। मुझे बताओ, तुम्हारे पास ग्लव्स हैं? नहीं, ये मैंने पहने हुए ग्लव्स हैं। नहीं, मुझे ये बताओ, मार्केट में कोई चेक एंड बैलेंस है? नहीं जी। एक और दुकानदार के साथ मैं मौजूद हूँ और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मास्क कहाँ है? मास्क ये रहा। हाँ, कहाँ रहा? अभी लगा लेते। ये तो मुझे देख के लगाया ना तुमने, पहले क्यों नहीं लगाया मास्क? है बस ऐसे ही। तो जनाब, मार्केट की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मार्केट के सदर से बात करूं, उनसे जानूं कि जो इक़दामात उन्होंने यहाँ पर किए हैं उसमें कितनी मुश्किलात थी और लोग उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आगे मज़ीद क्या इक़दामात का प्लान है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएगा कि जब मैं मार्केट में आई तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, जो आपने इक़दामात कहा कि भाई इस पर अमल दरामद किया जाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भी कर रहे। तो सर, कोई सख्ती, कुछ नेक्स्ट स्टेप के जो नहीं कर रहे उनके लिए क्या फ़ाइन होगा?
हम तो हमारी तरफ से यहाँ मार्केट में तकरीबन 99% लोग जो है ना मास्क को जो 1% नहीं कर रहे, 1% भी कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि जैसे कि बाहर से कस्टमर आते हैं वो भी हमने अपने गार्ड्स वगैरह खड़े किए हुए जो उनको कहते हैं कि आप जो है ना बगैर मास्क के अंदर ना आए। और दुकानदार तो तकरीबन 100% ही मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, SOPs पे अमल करते हैं। लेकिन कस्टमर है उसके लिए हमने स्पेशल गार्ड्स खड़े किए हुए जो वो कस्टमर को कहते हैं कि आप बगैर मास्क के ना आए और उसको सैनिटाइज हाथ जो है ना उनके सैनिटाइज करवा कर फिर उनको अंदर एंट्री देते हैं। सही। अच्छा, अगर कोई बिलफर्ज SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो कोई जुर्माने का आप बता रही थी कराची की ज़्यादा डिफरेंट मार्केट में वो गई थी। बाकी शहरों की सूरत हाल क्या है ये हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दीगर शहरों में क्या सूरत हाल है, वहाँ कितनी SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लाहौर, जहाँ से हमें ज्वाइन कर रही हैं तहमीना अहमद। उधर अनारकली मार्केट में जो लाहौर के काफ़ी पुराने बाज़ारों में काउंट होती है। यहाँ पर शादी ब्याह के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और तकरीबन हर टाइम ही यहाँ पर रश खासा देखने को नज़र आता है। तो यहाँ पर लोग मास्क के हवाले से कितनी एहतियात कर रहे हैं और कोरोना को कितना सीरियस ले रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। साथ साथ हम दुकानदारों से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या वो ग्राहकों को जो है वो मास्क पहनने की ताकीद कर रही हैं और उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के SOPs पर कितना अमल दरामद किया है। 20% जिनसा है वो आते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है, बाकी सब मास्क के बगैर होते हैं। नहीं तो आपने खुद क्यों नहीं मास्क पहना हुआ? रेगुलर पहना नहीं जाता ना, ये हर वक्त आप उसको मास्क को पहन के नहीं रख सकते। मास्क पहनना कितना ज़रूरी है और क्या लग रहा है मार्केट में कितने लोगों ने इस टाइम मास्क पहना हुआ है? जो मेरा ओपिनियन है इस वक्त मार्केट में अराउंड तकरीबन शायद 5 to 10% ने पहना हुआ है। बाकी लोग जो है ना बिल्कुल इसको एक नॉर्मल अपनी रूटीन में लाइफ में चल रहे हैं। जब कस्टमर को कहते हैं तो वो माइंड करता है, फिर वो कहते हैं जी आपको क्या ठीक है, आप ईजी हो जाए, आपको मसला नहीं है, कोरोना है ही नहीं, वो ये कहते हैं। तो इसलिए फिर हम क्योंकि हेजिटेट करते हैं। आपको क्या लगता है इस टाइम मार्केट में, अनारकली मार्केट में कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा? कोई भी नहीं है, कुछ भी। मेरे ख्याल से कोई 10% या 20% लोग होंगे। आपके ख्याल में मास्क पहनना कितना ज़रूरी है बाजार में? बिल्कुल अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है मास्क पहनेंगे तो आपसे प्यार है तो पहनेंगे। हाँ, आप बताएं। मैं ये कहूँगी कि अपने आप से प्यार है तो पहनेंगे, अपनी सेहत प्यारी है तो पहना जाएगा, हमने तो इसीलिए पहना हुआ है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बाजार में कितने लोग इस रूल को फॉलो कर रहे हैं? कम लोग कर रहे हैं। मैंने अभी पूरे मार्केट में देख रही हूँ कि 1000 में अगर आप रखे तो 50 पहन रहे हैं बस। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? निकाब की तभी उतारा है जब उनसे बात कर रही थी। पहले पहन के आई थी मास्क? हाँ। आपके साथ छोटी सी बच्ची है, उससे भी नहीं पहना हुआ? बच्ची नहीं पहनती है मेरे पास, वैसे घर में कितने बड़े, ये भी नहीं पहनती। तकरीबन 50 से 60% बाजार में लोगों ने मास्क पहना हुआ है और दुकानदार भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी देखने में आई हैं और कुछ कहते हैं कि बस अभी पॉकेट में रखा है, जबकि कुछ का कहना है कि आज उन्हें याद नहीं रहा वरना मास्क उनका मामूल है। जी। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी शदीद तर, केसेस फिर 21,000 से बढ़ गए, मजमूई हलाकतें 7,000 से जायद हो गईं। इस संगीन होती सूरत हाल पर अवाम कितने संजीदा हैं, आइए जानते हैं। कोरोना क्या नहीं लगता आपको कि है? मुझे बेसिकली है तो सही, लेकिन इतना डेंजरस नहीं लगता। मेरी लोगों से काफी इस मामले में बहस होती है, सब मुझे कन्विंस करते हैं कि आप कहें कि कोरोना है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे नहीं इतनी फीलिंग आती। तो रख लेते हैं मास्क के, अगर कहीं मजबूर किया जाता है या कहा जाता है कि नहीं, इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जी आप लगाए, फिर लगा लेते हैं। शुरू में तो बहुत डरा था, तो लेकिन आपको सही बताऊं कि मेरा इतनी बिलीव नहीं है। ये कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है, इस तरह कहते हैं लोग। वैसे टिब्बी मौत मरते हैं,
नॉर्मल पहले भी मरते थे, उनको ये कोरोना का रंग दे देते हैं। ये कोई ऐसी ताकत है जो दुनिया कंट्रोल करना चाहती है, वो एक वर्ल्ड ऑर्डर के अंडर लोगों को लाना चाहती है। कुछ बाद लोग कह रहे हैं ये 5G का मसला है। हमें अपना एहतियात करनी है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। लेकिन आपने तो मास्क नहीं बस अभी मैं वो चाय पी रही थी इसलिए मास्क नहीं पहना हुआ। कुछ मिस्टेक्स हमारी खुद भी हैं कि हमें जो हमारे बोला जाता है कि आप मास्क का यूज़ करें, आपने सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, वो हमारी खुद की गलती है कि हम वो नहीं करते। हम इस चीज़ को कोई मानते ही नहीं है कि यार कोरोना ये सिर्फ मजाक है। पहले भी यकीन नहीं करती थी कि कोरोना पाकिस्तान में है, क्योंकि ये इतना एडवांस मुल्क नहीं है, मतलब इतना इसमें इतनी फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं है कि मतलब एकदम से आए और इतना मतलब रोका जाए। बेशतर शहरियों की गैर संजीदगी पर जॉन एलिया मरहूम का ये शेर याद आता है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, लाहौर की सूरत हाल तो आपने जानी। फैसलाबाद के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। कोरोना के वार मसलसल बढ़ रहे हैं, लेकिन शहरी अपनी सांसों के दुश्मन खुद ही बनते चले जा रहे हैं। बाज़ारों में लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना तर्क किया हुआ है, लेकिन जो सरकारी दफातर है वहाँ चल के भी सिचुएशन देखते हैं कि हालात कैसे हैं, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। भाई साहब, आपका मास्क ये पास है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर अराजी रिकॉर्ड सेंटर। उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि सर यहाँ पर आजकल हालात आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो सबसे पहले आप बताइएगा कि आपने मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मास्क मेरे पास है, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। अभी हम ना जा रहे थे एक मीटिंग में। आप अभी कोशिश कीजिए कि अभी मास्क हमारे सामने ही पहन लीजिए ताकि बाकी लोग भी आपको फॉलो कर सकें। अभी यहाँ पर मज़ीद हम जानेंगे कि बाहर तो बैनर्स पे लिखा हुआ है कि मास्क के बगैर दाखिला ममनू है। अंदर ज़रा देखते हैं कि लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया, क्या यहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, मुलाजमीन हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। आपका मास्क कहाँ है? सर आपका मास्क किधर है? सर पहन लीजिए इसको। आपका मास्क किधर है? मास्क मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं पहना आपने? वैसे नहीं, मैं लगाता ही नहीं है। मास्क कभी नहीं डाला और ना डालना है। यहाँ पर हर शहरी ही तकरीबन अपनी जेब में मास्क को लेके घूम रहा है, लेकिन उसको पहनना गवारा नहीं कर रहा। किसी और दफ्तर भी चलते हैं, वहाँ की सिचुएशन भी देखते हैं। अभी हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर, जहां से एसी साहबान भी गुजर रहे हैं, आम आवाम भी गुजर रही है, लेकिन किसी को ना तो मास्क पहनने की ताकीद की जा रही है, ना ही यहां पर किसी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। अंदर की क्या सूरत हाल है, आइए ज़रा वहां की भी एक झलक आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे ड्यूटी करते हैं मास्क है डीसी ऑफिस में। ये जो क्लरिकल स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, उनसे बात करते हैं कि आखिर इनका गुमशुदा मास्क कहाँ पे है। सर आपका मास्क कहाँ है, इस्तेमाल नहीं किया आपने? मैडम वर्किंग कर रहे हैं, अभी बाद में बात करते हैं। पहन लीजिए सर, कोशिश कीजिए ना, पहन लीजिए। लाइए दीजिए, ये ले, ये यूज़ कर लीजिए। अच्छा सर, मुझे सिंपल ये बता दीजिएगा मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क ना पहन के तंग आ गए। ड्यूटी पे बुलाया गया इसलिए नहीं हमारे पास मास्क है। सरकारी दफातर में अफसरान और शहरी दोनों ही मास्क ना पहनने के मुख्तलिफ हीले बहाने तराश रहे हैं। किसी ने जेब में संभाल के रखा है और इस्तेमाल नहीं किया, तो किसी ने कैमरे को देखकर उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन समा ने एक अदना सी कोशिश की है इनको इस तरफ तवज्जो दिलाने की कि मास्क का शहरी इस्तेमाल करें और कोरोना से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएँ। अभी हम चलते हैं मुल्तान की जानिब, वहाँ पर देखते हैं कि सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर क्या सिचुएशन है। मुल्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीजों के लवाहिकीन समाजी फासले को नज़रअंदाज कर रहे हैं और मास्क की पाबंदी को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहरी इस बेएहतियाती के हवाले से क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मास्क ना पहन के आप बीमारी नहीं फैला रहे? बात नहीं, मैं तो ये अभी लगाया हो तो है ना, ये मैंने बांधा कपड़ा तो नाक के ऊपर मुंह पे रखा हुआ है ना मैंने। कोरोना वायरस से डर लगता है, बिल्कुल लगता है। मास्क भी मेरे पास है, मैंने लगाया हुआ भी था। नमाज पढ़ी है तो अभी निकले हैं ना मस्जिद से, तो मास्क तो है जेबे में, मतलब ये है। आपने भी नहीं लगाया हुआ? मैंने अभी लगाया था, अभी उतारा है, इसलिए कि
हर बंदा तो नहीं लगा सकता ना, अब किसी बंदे का दम घुटने लग जाता है, क्या करें। मैंने ये मफलर लिया हुआ है, ये मतलब है कि इसे मैं आम तौर पे इस्तेमाल कर देता हूँ। मास्क अभी तारा है, ये मुंह धोया था ना इसलिए मुंह गीला था। पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एक चीज़ को अलाउ कर रही है तो साफ जाहिर है कि पहनना चाहिए। एज अ स्टूडेंट मुझे भी पहनना चाहिए। अस्पताल के बाहर के मनाजिर हों या किसी रोड के, शहरी हर जगह एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करते दिखाई देते हैं। रवां बरस मुल्तान में 205 अफराद कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये थी मुल्तान की सूरत हाल। अब चलते हैं पेशावर और जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। मुल्तान के हालात तो आपने देख लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर सब्जी मंडी में, जहाँ पर सब्जियों के रेट तो दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं, लेकिन दुकानदार कोरोना से बचाव के लिए 10 रुपये का मास्क नहीं खरीद सकते। क्यों, आइए इनसे जानते हैं। कोरोना है ही नहीं तो क्यों मास्क पहनते? ये कि सब्जी मंडी है, कोई भी इधर मास्क नहीं पहनते। दुकानदारों को अक्सर टाइम ज़्यादा नहीं मिलता ये मुंह पे लगाने के लिए हर टाइम, तो इसलिए वो कोई लोग ऐसा है कि पहनते भी है बीच में लोग, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उनको पसंद ही नहीं है मास्क पहनना। पंदू मंडी में इधर रश्ता है, इसमें कोरोना नहीं है, लेकिन ये बोलते हुकूमत 10 बजे से बाद कोरोना है, तो सुबह नहीं कोरोना क्यों नहीं है? 10 बजे से बाद है। पेशावर सब्जी मंडी में दुकानदारों को कोरोना का डर ही नहीं। अब चलते हैं क्वेटा की तरफ कि वहाँ के क्या सूरत हाल है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद 90% से ज्यादा शहरी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासले का ख्याल कर रहे हैं और ना ही दीगर SOPs पर अमल कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिना रोड पर। आइए शहरियों से बात करते हैं कि वो SOPs पर अमल क्यों नहीं कर रहे। जरूरत भी नहीं, क्योंकि किसी ने भी नहीं पहना, इसलिए माहौल की वजह से। मास्क सर जेब में रखे, अभी डालने लगे हैं बस। पहन ले? जी पहन रहे। हमारे पास अपने खाने के लिए नहीं बचता तो मास्क कहाँ से खरीदे हम? तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी जो मास्क है, बाकी जो सैनिटाइजर है ये फ्री प्रोवाइड करें हमें, ताकि हमारे लिए आसानी हो। मास्क है ये, अभी मैंने निकाला, उधर ये वजू के लिए, ये देखो। जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करनी है, जिसके लिए घर से बाहर निकलते हुए हमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफीन, सामा, क्वेटा। तो ये हमारी कोशिश थी कि हम आपको दिखा सकेंगे शहर शहर सूरत हाल क्या है। स्पेशली मैं ऐड करता हूँ दोबारा से यहाँ पर कि जिस तरह शाहीन ने फैसलाबाद में हर शहरी से जाके पूछा, हर जगह तकरीबन वो चली गई, थोड़े से वक्त में शाहीन ने कोशिश की कि पूरे फैसलाबाद की सूरत हाल हमें दिखा सके। वेल डन शाहीन। बिल्कुल, और जो उन्होंने बताया कि महकमों में ये काम अगर नहीं हो रहा तो फिर बाकी लोग कैसे अमल करेंगे। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कराची की बात करते हैं। कराची की शहरियों की परेशानी कुछ कम होने जा रही है। कराची सर्कल रेलवे शुरू होने जा रही है और पहले मरहले में सिटी स्टेशन से लांठी स्टेशन तक और दूसरे मरहले में सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक ट्रेन चलेगी। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने वजीर मेंशन स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक होने वाले काम का जायजा लिया है। उन्होंने क्या देखा, काम की सूरत हाल क्या थी, किस मरहले में पहुंचा है, खुर्शीद हमें बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक पटरियों की तामीर और तनसीब का काम शुरू किया जा चुका है और रेलवे हुक्काम का कहना है कि 16 नवंबर से ट्रेन सर्विस शुरू कर दी जाएगी। सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक क्या सूरत हाल है, क्या ये सर्विस शुरू हो पाएगी, लोग क्या कहते हैं और ख़ुद रेलवे हुक्काम का क्या कहना है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। हमारे को तो खुशी है कि रेल चलनी चाहिए, हमारी रोज़ी भी रेल के साथ है और इंशाल्लाह ड्यू टाइम पे चल जाएगी। ये तो गरीब आवाम के लिए सहूलत है, अगर ऐसे ही चले तो हर गरीब बंदा इसमें
अपनी सहूलत के लिए सफ़र करेगा। तो ये कि इंशाल्लाह आया जाया करेंगे अपना ये लोकल में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइट स्टेशन पे और इस स्टेशन पर भी हमने देखा कि तज़ीन व आराइश का काम जारी है और आपको पस मंज़र में नज़र आ रहा होगा कि रेलवे के मज़दूर खाना पका रहे हैं, अपनी रोटियां बना रहे हैं, अपना सालन तैयार कर रहे हैं और सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक 200 से ज़्यादा मज़दूर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद स्टेशनों की तामीर, पटरियों की तनसीब और वहाँ नए स्लीपर बिछाने के काम में मसरूफ़ अमल हैं। अब हम चलते हैं मज़ीद आगे की जानिब। उम्मीद नहीं है कि सफ़र वापस होगा, यहाँ के जो हालत देख रहे हैं इसके हिसाब से। और कब चलेगी? 50 साल के बाद चलेगी, मुश्किल ही चली। सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक अब पटरियां नज़र आने लगी हैं, झाड़ियां भी साफ़ कर दी गई हैं। अब मामला रहता है सिर्फ स्टेशनों की इमारतों की तज़ीन व आराइश का। और सबसे अहम बात यह कि लोगों को अब इंतज़ार है उस सर्कुलर रेलवे का जिसका उनसे वादा किया गया है। जो काम 22 बरसों में ना हो सका वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुमकिन हो चुका है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और जो ये कहते हैं कि तजावुज़ात की वजह से सर्कुलर रेलवे चल नहीं सकती, उनके लिए मेरे पास कुछ मनाज़िर हैं थाईलैंड से, जहां ट्रेन की पटरी पर बाजार भी लगता है लेकिन ट्रेन रुकती नहीं है। तो कराची में सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से तजावुज़ात हटाना एक इम्तिहान बन गया है। 16 नवंबर का वक्त दिया गया है। देखना यह है कि ये 16 नवंबर को वादा वफा होता है या नहीं। इसी पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने। शेख साहब बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। 16 नवंबर का वक्त, क्या लग रहा है आपको कि ये कोई एक तारीख ही है या इस तारीख पे एक तारीख दी जाएगी या ये तारीख एक रकम कायम कर देगी कि हाँ जो 16 तारीख का वक्त दिया गया था, 16 तारीख दी गई थी, उस पे चल पड़ी है ये? देखें, गुजारिश ये है कि हमसे तो जो बन सक रहा है हमने बनाया सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे। बुध वाले दिन उन्होंने कहा जी पुरानी ही चला दें, हम नई कोचेस के साथ पुराने ट्रैक पे बुध के रोज, अब वो क्या तारीख बनती है, 15 इतवार है, 16 सोमवार, मंगल, बुध के दिन हम वहाँ ट्रेन चलाएंगे इंशाल्लाह। और देखेंगे, पहले भी ये कोशिशें हुई हैं, हमारी तरफ से तो सारा काम तैयार है। बाकी काम सिंध गवर्नमेंट का कि क्रॉसिंग है, ब्रिजेस हैं, ये सारे उन्होंने बनाने हैं। उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। वो क्या करते हैं, 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, हम उससे पहले चला देंगे। सर, कोऑर्डिनेशन कैसी है इस मामले पर सिंध हुकूमत के साथ? हमारी तो ठीक है जी, मैं खुद चीफ मिनिस्टर के पास 2 दफा गया हूँ, लेकिन असल मसला ये है, काम तो उन्होंने करना ना, तजावुज़ात हम तो नहीं गिरा सकते। ये काम तो उनका है, वो किस तरह करते हैं और नहीं करते, पॉलिटिकली वो कैसे लेते हैं। ठीक, 22 को सुप्रीम कोर्ट में तारीख जो है, पेशी जो है, मेरा ख्याल है बड़ी है। मैं उससे पहले हम अपने हिस्से का जो सर 22 को पेशी है, 22 को तो संडे है जी, यानी 23 को हो जाएगी। 23 को है सर। आपने डेट यानी दे दी हमें 18 तारीख, 18 नवंबर को आप कह रहे हैं KCR का ये पैच इस पर दोबारा ट्रेन चलेगा, एक हिस्सा 18 तारीख को इंशाल्लाह। ठीक सर, मुझे ये बताएं, क्योंकि कल भी हमारे रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे, अभी भी हमने कुछ देर पहले बात की खुर्शीद अहमद से, हमें सर वो ये बता रहे हैं कि जो मजदूर वहाँ पर लगे हुए हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 10 से 12 दिन लग जाएंगे वहाँ से क्लियर करते करते। ये रिपोर्ट आप तक पहुँची है, मिनिस्ट्री तक पहुँची है? हमारे पास है जी, मैंने आपसे अर्ज किया बुध को चलाएंगे, 14 किलोमीटर हमने क्लियर किया है। बाकी अब सिंध गवर्नमेंट का काम है, वो जैसे ही करेंगे। हमने सामान खरीद लिया है, हम वैसे ही। सर ये इस बुध से पहले, 18 से पहले सिंध हुकूमत करेगी क्लियर इसको? हम जहां तक उन्होंने क्लियर है ट्रैक हमारा, हम वो 18 तारीख को चला देंगे। बाकी जैसे जैसे वो क्लियर करते रहेंगे हम इसके स्टॉप बढ़ाते रहेंगे। ठीक, तो सर हम ये ना समझे शेख साहब कि ये बस जितना ट्रैक आप कह रहे हैं क्लियर कर दिया गया उतने पे चलेगी, तो हम ये समझे कि ये मजीद इस पे काम होगा? क्योंकि जैसे आप सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट पे तो हमेशा हमने देखा है कि हमारी जो विफाक है वो ये कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर किसी और प्लेटफॉर्म से आवाज उठानी चाहिए, हमें मिलकर काम करना इसमें कोई चाहिए। शक नहीं। हमने तो उनको कहा था कि सारा ये आप ही ले लें ट्रैक्स, लेकिन उन्होंने हम ही नहीं भरी। लेकिन जो हमारे पास खाली है वो तो हम चला दें, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट को कह सकें कि हम जो कर सकते थे कर दिया, जो अब अगला काम है वो सिंध। ठीक है सर, अभी आपने वैसे तो बताया, लेकिन मैं चाहूँ अगर फिर से बता दें, ये जिस ट्रैक पर अभी चलनी है कि KCR ने, कितने किलोमीटर का ट्रैक है जो आप कह रहे हैं कि 18 तारीख को ऑपरेशनल होगा? 14 किलोमीटर क्लियर किया है।
यानी 14 किलोमीटर पे ट्रेन चलेगी बुध से इंशाल्लाह। सर मुझे प्लीज ये भी बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले सिटी स्टेशन से धाबेजी तक ट्रेन चली थी, फिर बंद हो गई थी, दोबारा तो ऐसा नहीं होगा? लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है जी। कराची में बहुत सारे मोटरसाइकिल है, इतनी भी लॉस में ना जाए। 50% नहीं तो 40% तो सवारी बैठे जी। So do you think अगर 40% से कम सवारी होती है तो फिर वो डेफिसिट और हमारा खसारा आगे ही कितना और बढ़ता जाता है। 25-30% सवारी बैठे तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। अगर ऐसे 10% लोगों ने बैठना है तो उससे तो कोई फर्क नहीं। अच्छा शेख साहब, हम इसकी मेंटेनेंस पे इत्मीनान रखें क्योंकि हमने BRT वाला एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है। ये तो हमने खुद बनाई है जी। हमारे पास हमने तो कोई फॉरेन चाइनीज से नहीं की। ये 40 कोचेस हमने बनानी है, 10 बन गई हैं, 10 हमने कराची भेज दी। सर कोई डेट और दे सकते हैं फुली ऑपरेशनल पूरी KCR पूरे ट्रैक पे? ये नहीं मैं कुछ कह सकता। ठीक, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। शुक्रिया आपका। कराची वालों के लिए यकीनन एक अच्छी खबर है, लेकिन अच्छी खबर और भी ज़्यादा तब होगी जब इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो जाए, क्योंकि कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बुरा है। लेकिन महक हम 16 तारीख कह रहे थे, शेख साहब ने बता दिया 18 तारीख, और इसके अलावा उन्होंने क्लियर कर दिया कि तकरीबन 14 किलोमीटर का ट्रैक है जिस पर अभी ट्रेन चलेगी और उससे मुतालिक ज़ाहिर है इस वक्त काम हो रहा है। कुछ काम सिंध हुकूमत ने करना है। अब सिंध हुकूमत से मुतालिक सवाल हम सिंध हुकूमत से ही करेंगे। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। इंतखाबात होने वाले हैं, 3 दिन बाकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, यहाँ पर तहरीक इंसाफ को वाज़े कामयाबी मिलने के इम्कान हैं, क्योंकि अवामी राय के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, यानी इमरान खान फेवरेट हैं। इंतखाबात में 35% वोटर्स बल्ले पर ठप्पा लगाने को तैयार हैं। 26% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का इरादा किया है, जबकि 14% के मुताबिक वो मुस्लिम लीग नून के हक में अपनी राय देंगे। 41% शहरों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मकबूल तरीन लीडर करार दिया है, जबकि बिलावल भुट्टो दूसरे नंबर पर हैं और नवाज शरीफ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और जो गैलप सर्वे है वो ये बता रहा है कि वहाँ पर PTI सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब ने। बिलाल साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से सर्वे किया गया, इसका तरीक़ाकार क्या था? कितने लोगों को इस सर्वे के लिए चुना गया और किस तरह से ये सर्वे जो है अंजाम तक पहुँचा? प्लीज़ थोड़ी सी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। तो ये सर्वे तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 3 डिवीजन्स हैं, तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसकी तकरीबन आबादी 1.4 मिलियन है। तो हमने उसमें से शुमारियाती तौर पर तकरीबन 1300 अफराद को जो अर्बन रूरल इलाकों सारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में तीनों डिवीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उनको हमने चूज़ किया और फिर हमने उनके घर पर जाकर फिज़िकली उनसे इंटरव्यू किया और एक सवालनामा उनसे भरवाया, जिसमें मुख्तलिफ जिस तरह के आप इश्यूज़ बता रही थी उनके ऊपर हमने उनसे राय ली। सर मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है आपने बहुत से सर्वेस कंडक्ट करवाए हैं एंड डेफिनेटली 2018 में भी आपने सर्वे किया होगा इंतखाबात से पहले। सर क्या शेयर कर सकते हैं कि उस वक्त उस सर्वे में क्या सामने आया था और फिर इंतखाबात के बाद रिजल्ट्स ने क्या बताया था? जी बिल्कुल। तो हम हमेशा पाकिस्तान तकरीबन 40 साल से मुल्क में सर्वेस कर रहे हैं। इनमें से काफ़ी सर्वेस इलेक्शन से पहले होते हैं। इसमें हम इलेक्शन से पहले के जो सर्वेस हैं वो जिस दिन सर्वे हुआ होता है उस दिन की अवामी राय का इजहार तो कर रहे होते हैं, मगर इलेक्शन तक बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इलेक्शन वाले दिन बहुत कुछ बदल जाता है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान में। मैं आपके नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूँ एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है जिसके तहत जो है वो वोट डालने जाएंगे। तो हमारा जो सर्वे है वो ये 2 से 9 नवंबर तक जो लोगों की राय थी उसकी तो भरपूर अक्कासी करता है, मगर इलेक्शन वाले दिन इनमें से कितने अफराद एक्चुअली वोट डालने जाने की ख्वाहिश तो रखते हैं, मगर क्या वो जा पाएंगे? सर ये मामला बिल्कुल है, ये मामला बिल्कुल है, पर ज़ाहिर है आपने कहा 9 तारीख तक, अब दिन तो ज़ाहिर है बहुत कम बाकी बच गए थे, इसमें राय अमूमी तौर पर बदली नहीं जाती। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है, जो सर्वेज आपने पहले किए, पहले इंतखाबात के दिनों में किए, इंतखाब से पहले किया, फिर रिजल्ट्स आए, क्या उस रिजल्ट ने आपके सर्विस पर मोहर लगाई थी?
जी, तो 2018 के इलेक्शन में हमने इलेक्शन से एक दिन पहले जो जारी किए थे उनमें, और जो इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आया उसमें 1% का डिफरेंस था। तो बिल्कुल ना सिर्फ पोजीशन जो है वो एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड थी कि पीटीआई जो है वो लीड लेके जाएगी और पीएमएल एन दूसरे नंबर पे होगी, बल्कि जो प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स है उनमें सिर्फ 1% का डिफरेंस था। तो बहुत एक्यूरेटली पिछली दफ़ा प्रिडिक्ट इलेक्शंस हुए थे, बट ये हमेशा एक चांस है कि इलेक्शन से एक दिन पहले और इलेक्शन वाले दिन अगर लोग अपनी राय ना बदलें। कई दफ़ा हमने ऐसा देखा है दुनिया भर में कि लोग इलेक्शन वाले दिन भी अपनी राय बदल लेते हैं, और अनडिसाइडेड वोटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा गिलानी साहब, एक और चीज़ ज़रा मेंशन कीजिएगा। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे अवामी मसले हैं, और जब हम अपोजिशन के जलसे देखते हैं तो वहाँ पे अवाम का अच्छा खासा क्राउड हमें नज़र आता है। आपने 3 डिविजन्स की बात की है जहाँ से ये सर्वे किया गया है। पीटीआई का जलसा होता है तो वहाँ पे वो अवाम का क्राउड नहीं होता जो कि मुस्लिम लीग नून और हमें पीपल्स पार्टी में नज़र आता है। तो ये जो सर्वे है और जो अवाम का वो क्राउड है, प्लीज़ थोड़ा मुझे इससे मुतालिक भी बताएगा। जी, इस पे आई थिंक एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में जो हमारे सर्वेज में जो रिजल्ट आए हैं, आपने जो रिजल्ट्स बताए वो जो गैलप के अपने सर्वे में हैं, जिसमें 27% लोग कहते हैं कि वो पीटीआई को वोट देंगे और 24% कहते हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो ये जो हमारे जो इलेक्टोरल स्टडीज़ के मुताबिक ये जो 3% का मार्जिन है ये बहुत थोड़ा है, एक बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है। तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी में तो एक बहुत नेक एंड नेक का मुकाबला होने जा रहा है। हमारे यहाँ की सीटें जो हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी जिसके पास ज़्यादा अक्सरियत होगी वो सीट ले जाएगा। इसकी वजह से ये जो इलेक्शन है हम इसको पीटीआई की वाज़े बरतरी की तरफ नहीं दिखा रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत कांटेदार मुकाबला होगा, और इलेक्शन वाले दिन कौन अपने वोटर को इलेक्शन बूथ तक लाने में मदद फराहम करता है। आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि वहाँ की टेरेन ऐसी है कि वहाँ पर लोगों का अपने घर से निकलना और पोलिंग स्टेशन तक जाना, वोट कास्ट करना जरा मुश्किल होगा। सर एक कुछ और सर्विस भी हुए हैं। जी, मैं एक चीज में ऐड करना चाह रहा था, जो आप जलसे की बात कर रहे हैं। तो हमने भी, मैं गिलगित बल्तिस्तान का शहरी नहीं हूँ, मगर हमने वहाँ जाकर लोगों से इस इशू पर भी बात की कि जलसे तो सबके बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, और पीटीआई के जलसे शायद उतने बड़े नहीं हैं। पीएमएल एन के जलसे, मरियम नवाज साहिबा गई हैं तो वहाँ जलसे बड़े नजर आते हैं। तो उनकी राय ये थी कि हर इलाके की अपनी एक डायनामिक होती है, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। तो इस्लाम पाकिस्तान से, मेजर पाकिस्तान से जब लोग हमारे पास आए हैं तो हमारा ये ट्रेडिशन है कि हम हर किसी की बात सुनते हैं। तो जलसा जो है वो हम सुनने आए हैं, राय हम उस जलसे के कायद के हवाले से देंगे या नहीं देंगे। या बिलाल साहब, इसमें ये भी कह सकते हैं कि मेहमान थोड़े ज्यादा आ गए हैं बाहर से। एक जुमले में मुझे बताइएगा सर, वक्त बड़ा कम है, और सर्वेज भी हैं, पल्स कंसल्टेंट का सर्वे भी है, बाकी सर्वेज भी आपने देखे होंगे। ये तमाम सर्वेज मजमूई तौर पर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। जी, जो डायरेक्शन है वो इसी तरह ही है कि पीटीआई जो है वो बर्तरी में है। ठीक है, पीटीआई बर्तरी की तरफ जाती इन सर्वेस पे नजर आ रही है। बेहद चुके बिलाल गिलानी साहब साथ मौजूद थे। आप इमरान खान वहाँ पर आपके अंदाजे के मुताबिक, आपके सर्वे के मुताबिक इस वक्त वहाँ पर फेवरेट हैं। तहरीक इंसाफ वहाँ पर ज़्यादा सीट्स लेती हुई हमें दिखाई दे रही है। 3 दिन बाकी, सिर्फ इस सर्वे के मुताबिक अभी हमें दिखाई दे रही है। कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन की जब चांद रात होगी तो क्या होगा, क्योंकि आवाम की राय फौरन बदल जाती है, इसमें कोई शक नहीं। बट और सर्विस हैं वो भी इसी तरफ इशारे दे रही हैं। एनीवेज जी, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जिक्र करेंगे उसका जिसने खालिद सलाओं के हुकूक के लिए बहुत काम किया, एक ऐसा ट्रांसजेंडर जिसने खुद इंतखाबात में हिस्सा भी लिया, एक ऐसा ट्रांसजेंडर जिसको पहले भी अवार्ड मिला और एक्टिविस्ट है, बहुत से उसने ज़बरदस्त सोशल वर्क किए हैं। नायाब अली, इनको एशिया के सबसे बड़े ट्रांसजेंडर हीरो अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है। खालिद सलाह नायाब अली को ये अवार्ड उनकी पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए की जाने वाली काविशों पर दिया जाएगा। नायाब अली की खिदमात को इसी साल फरवरी 2020 में पूरी दुनिया में गालाज अवार्ड की सूरत में भी सराहा गया था।
खारा सरा नायाब अली, जब इनसे हमने कांटेक्ट किया कि अब एक और आपको एजाज़ मिलने वाला है, आप नामजद हुई हैं, तो हमें ये मालूम हुआ कि उन पर मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया है। इस वाक़े से मुतालिक भी आज हम उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया नायाब अली। नायाब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा नायाब, इससे पहले कि हम उस मौजू की तरफ जाएं, जिस अवार्ड की तरफ जाएं, एग्जैक्टली ये वाक़या किस दिन का है, कौन मुलव्विस था, अब तक क्या तफ्तीश हुई है? ये 9 नवंबर का वाक़या है कि इससे एक दिन पहले मुझे अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस मेरी आई थी और वेरी नेक्स्ट डे मुझ पे जो है वो मैं अपने घर में वर्क फ्रॉम होम की चूँकि पॉलिसी है 50% स्टाफ की, तो मैं भी वर्क फ्रॉम होम जो है वो कर रही थी। तो मेरी मेट ने मुझे कॉल की कि मैडम मैं बाहर आ गई हूँ, आप दरवाज़ा खोल लें। तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही बाहर निकली तो घर में 2 लोग छुपे हुए थे, उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया छुरी और दरांतियों से। अच्छा। तो उसके बाद मुझे 3.5 से 4 घंटे के लिए मुझे बांध के रखा और मुझे तरह तरह की अजियतें देते रहे और देवर आस्किंग के जो है वो तुम अपने आप को समझती क्या हो। और एक बंदे को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया और ये बंदा बहुत से पहले मुकदमात में भी मतलूब है कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के खिलाफ। ये एक अली नामी शख्स है, तो ये एक गैंग है जिसको मैंने गुलपाना के कत्ल में भी मैंने आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद जो है वो इसी शख्स को जो है वो हमारे यहाँ पे 1-2 दिन पहले ख्वाजा सरा के ऊपर तशद्दुद हुआ था जिसका नाम है हीरा। तो मैंने उसके ऊपर भी मैंने पुलिस को अपील की थी, तो पुलिस का वही रवैया शुरू से कि वो FIR दर्ज ना करना और सीरियस ना लेना। तो नायाब, क्या इस मामले पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ? और जैसे कि आप कह रहे हैं कि पहले भी तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, आपने रिपोर्ट करने की कोशिश किया लेकिन पुलिस ने रवायती रवैया अपनाया, तो किसी और प्लेटफॉर्म पर जाके आपने आवाज़ अगर उठाने की कोशिश की हो? ये FIR मेरे वाले इशू पे भी दर्ज हो चुकी है, पुराने वाले इशू पे भी दर्ज हो चुकी है। तो कैपिटल इस्लामाबाद में जो है वो पिछले 2 महीने के अंदर 2 मर्डर हुए हैं और ये 4 जो है वो तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं। तो ये इसी स्पेसिफिक एरिया जो गोल्डा पुलिस का एरिया है, गोल्डा स्टेशन का एरिया है, इसी के अंदर ये वाक़यात हुए हैं, लेकिन किसी के मुल्ज़िम अभी तक नहीं पकड़े जा सके बशमूल जो है वो मेरे वाले इस इंसिडेंट में। तो पुलिस वेरी रिलक्टेंट होती है हमेशा से कि अभी जिस तरीके से मेरे पे अटैक हुआ और तो इस पे जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की दफात लगनी थी, लेकिन पुलिस वाज वेरी रिलक्टेंट कि अच्छा ये केस बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और एक दिन मुझे मेरे साथ ये 9 नवंबर को इंसिडेंट हुआ और 10 नवंबर को जो है वो मेरी FIR दर्ज हुई कि वो पूरा एक दिन का इन लोगों ने डिले किया। तो ये और फोरम्स जो हैं हमारे पास होते कहाँ हैं, कौन हमारी बात सुनता है, कहाँ हम जाते हैं, बस यही है कि जो है वो एक पूरी की पूरी मुल्क के अंदर ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ एक तशद्दुद की जो दौड़ है, एक पूरी की पूरी लहर चल रही है, जिसमें आए रोज़ अगर हम लोग इतने एम्पावर्ड ख्वाजा सरा लीडर्स अगर महफूज नहीं है तो हमारी कम्युनिटी के साथ आप सोच सकते हैं कि उनके साथ क्या हशर होता होगा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है आपकी नायाब। ज़ाहिर है इस पर तहकीकात होनी चाहिए और ये मामलात बिल्कुल उस सम्त में जाने चाहिए कि इंसाफ हो और उस तरीके से होने चाहिए जिस तरह से बाकी मामलात पर पुलिस हमें इतनी एक्टिव नज़र आती है, तो इन मामलात पर भी इतनी एक्टिव नज़र आनी चाहिए। अब अगर नायाब हम इस चीज़ से ज़रा हट के उन अवार्ड्स की बात करें, यकीनन अचीवमेंट है आपकी, तो मुझे बताएगा कि पहले गाला अवार्ड मिलना और अब ट्रांसजेंडर हीरो अवार्ड के लिए आप नामजद हुई हैं, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? यकीनन ये खुशी वो है जो कि इन ज़ख्मों को तो नहीं भर सकती, लेकिन ये भी एक एजाज़ है आपके लिए।
बिल्कुल, मेरी शुरू से ही कोशिश रही है कि मैं मर्दों और औरतों की तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करूं, जिस तरह मर्द और औरत जो है वो पाकिस्तान की नेक नामी के लिए जो है वो आवाज़ उठाते हैं। तो कि आपने देख लिया कि जो मुल्क पाकिस्तान में होने वाले तशद्दुद हैं, जुल्म और ज़्यादती, उसका एक निशाना मैं भी बन चुकी हूँ। लेकिन इसके बावजूद आलमी सतह के ऊपर हमेशा पाकिस्तान का नाम अच्छे लफ्ज़ों में रोशन किया और करने की कोशिश की। हमेशा जिस तरह दूसरों ने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई, इस तरह मैंने भी डिफरेंट आलमी फोरम्स पे आवाज़ उठाई। तो ये एक एजाज़, वाकई में एजाज़ होता है अपने मुल्क को, स्पेशली उसकी मुल्क की नुमाइंदगी करना। एक खुशी तो है, लेकिन वो खुशी और जो है वो खुशी के साथ साथ शायद अपने आप को अभी मैं समझती हूँ कि मैं इस अवार्ड के काबिल नहीं हूँ। शायद मुझे जिस वजह से ये अवार्ड दिया जा रहा है, अगर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जिस वजह से ये अवार्ड दिया जाएगा, आप ज़रा नामज़द हुए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 3 नामज़द हुए हैं। जन्नत भी पाकिस्तान से हैं, एक आप हैं, एक इंडोनेशिया से, ऐसा ही है? जी, ये फाइनलिस्ट हैं। इसमें तकरीबन जो है वो 350 के करीब लोग एशिया से नामजद हुए थे। ओके, अब 3 लोग हैं। नामजदगी के बाद एक पूरा इनका प्रोसेस होता है, उसमें 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया और इनमें से एक को अवार्ड मिलेगा। इनमें जी, इनमें से एक को अवार्ड मिलेगा और आई एम ट्रैवलिंग ऑन 25 ऑफ नवंबर। ओके, अब मुझे ये बताएं नायाब, ज़ाहिर आप ट्रैवल करेंगे, उसके बाद वहाँ पर जाएंगे और ज़ाहिर 3 नॉमिनीज़ हैं, देखते हैं किसको ये अवार्ड मिलता है। 2 तो खैर हैं ही पाकिस्तान से, आप भी और जन्नत भी। लेकिन मुझे बताएंगे जो नामजद होते हैं, आपने कहा 300 साढ़े 300 लोग थे जिसमें शॉर्टलिस्ट हुए, क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से शॉर्ट लिस्टिंग होती है? ऐसा क्या काम किया होता है कि फिर नॉमिनीज़ ज़्यादा भी शॉर्ट लिस्ट हो रहे होते हैं, वो 350 से सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं? ऐसा क्या क्या काम किया होता है? देखें, सबसे पहले आपको प्रायोरिटीज़ देखी जाती हैं अंडर कैटेगरीज। जिस तरह ये जिस कैटेगरी में हमें फाइनलिस्ट किया गया है वो है ट्रांसजेंडर हीरो। तो उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए साउथ एशिया और एशिया लेवल पे जिन लोगों का ज़्यादा काम होता है उनको फाइनलिस्ट किया जाता है। तो इसके अलावा जो है वो आपके फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरा जो स्पेशली काम है ये फेडरल लेजिस्लेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन और लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। तो वो एक इस तरह का यूनिक काम है जो कि अभी साउथ एशिया के दूसरे मुल्कों में नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो कहीं पे भी ख्वाजा कम्युनिटी को जो है वो लीगली प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये यूनिकनेस की बुनियाद पर आपको जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि आप पहले से कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो मुझे ये भी बताएं नायाब कि गुज़श्ता वक्त में और आपके वक्त में ख्वाजा सराओं में कितनी खुद एतमादी पैदा हो गई या आपको देख के, जैसे शुएब जिक्र करे जन्नत को देख के, जो बाकी कम्युनिटी के आपके लोग हैं उनमें कितनी खुद एतमादी, कितना कॉन्फिडेंस अब आपने देखा है, कितनी चेंजिंग्स देखी हैं? देखिए, खुद एतमादी ये है कि हम अपनी जो पहले कोई वायलेंस या तशद्दुद का वाक़या होता था तो उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता था। अब एटलीस्ट ख्वाजा सरा कम्युनिटी उसको रिपोर्ट करती है और इस वजह से कि उनको पता है कि हमारे लिए काम हो रहा है, हमारे लिए बेहतरी आ रही है। अभी पंजाब की लेजिस्लेशन चल रही है, पंजाब का एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो पिछले दिनों मिनिस्टर एजाज आलम ने एक कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज की थी जिसमें तकरीबन पूरे पंजाब से ख्वाजा सरा बरादरी आई थी, जो कि बहुत गैर मुतवक्का थी कि ख्वाजा सरा बरादरी आके अपने हकूक़ के लिए ख़ुद बता रही है कि ये हमारे मसाइल हैं और उनका ये हल है और कानूनी धारे में उनको इस तरीके से लाया जा सकता है। तो इस तरीके से लीडरशिप रोल में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का आना जो है वो एक बहुत खुद मिसाल है और बहुत सी
मिसालें, जिस तरीके से रीम शरीफ जो है वो पुलिस ऑफिसर है, निशा राव जो है वो लॉयर है, तो ये इस तरीके की खुद एतमादी है जो लोगों में आ रही है। लोग आगे आके अपने आप को तब्दील कर रहे हैं और हम जैसी कम्युनिटी लीडर्स को एज अ रोल मॉडल ले रहे हैं कि नहीं, हमने बैगिंग, डांसिंग और प्रोस्टिट्यूशन से बाहर निकल के मुआशरे का मुफीद और अच्छा शहरी बनना। ठीक, और हम चाहते हैं कि जो महकमे हैं, जो कि मुहाफिज हैं, उनकी सोच भी थोड़ी सी बदल जाए आप लोगों की कम्युनिटी को लेके, और वो उसी तरीके से आप लोगों को डील करें जिससे बाकी लोगों को किया जाता है। बेहद शुक्रिया नायाब, आपने अपना वक्त दिया, हमसे गुफ्तगू की। और 2 लोग जो पाकिस्तान से मुंतखब हुए हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान से ही कोई है जो कि अवार्ड लेके जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब से कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि समा ने एक पोल किया, ट्विटर पर लोगों से राय मांगी कि कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सर्दी की छुट्टियां जल्दी होनी चाहिए और तवील होनी चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए। तो ट्विटर पर होने वाले समा पोल में 63.3% अफराद ने अपनी राय दे दी है। 36.7% लोगों के मुताबिक सर्दी की छुट्टियां जल्दी और तवील नहीं होनी चाहिए। और ये समा पोल में 63.3% लोग हैं जिन्होंने अभी तक बताया है कि सर्दी की छुट्टियां तवील और जल्दी नहीं होनी चाहिए। कोविड की सूरत हाल और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए समा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लोगों की राय जानने की कोशिश की, और जो लोगों की राय है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई, फ्रांस की तरफ से की गई, वहाँ पर स्टेट लेवल पर की गई, जिसका रद्द अमल देखा गया। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपना रद्द अमल दिया, मजम्मत की। इसके साथ साथ एक और मामला रिपोर्ट हुआ, वो था फ्रेंच प्रोडक्ट्स यानी फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट। इस दौरान एक कंपनी जिसका ताल्लुक फ्रांस से नहीं है वो भी इस बॉयकॉट की जद में आई। कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड का ब्रांड है लू, इस बॉयकॉट से मुतासर हुआ। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के चेयरमैन अजीजुर रहमान साहब ने इस पर रिसर्च की, जिसमें ये बात सामने आई कि लू बिस्किट का फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर मुख्तलिफ मॉल्स में, मुख्तलिफ स्टोर्स पर बड़े बड़े क्रॉस लगे हुए थे और कहा गया था कि फ्रेंच मसनूआत हम नहीं बेच रहे, उसमें लू बिस्किट भी आया। इस वक्त हमें ज्वाइन किए अजीजुर रहमान साहब ने, हम उन्हीं से मजीद बात करेंगे उनकी रिसर्च से मुतालिक। सर खुश आमदीद कहेंगे आपको। सर सबसे पहले जानना चाहते हैं आपसे कॉन्टिनेंटल बिस्किट से मुतालिक जो आपने रिसर्च की कि इसका ताल्लुक फ्रांस से है या नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे इस रिसर्च में कितना वक्त लगा और जो आपने तहकीक की उसके बाद क्या चीज़ें सामने आईं? जी बहुत शुक्रिया। जिस वक्त फ़्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया हुए, उसके बाद दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी मुसलमानों के जज्बात बहुत मजरूह हुए और एक रद्द अमल के तौर पर पूरी दुनिया में ये तहरीक चली कि फ्रांसीसी मसनूआत और सर्विसेज का बाइकआउट किया जाए। पाकिस्तान में जब ये बाइकआउट की मुहिम चली तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर लिस्ट्स जो है जारी हुई, जिनमें मुख्तलिफ़ कंपनियों के नाम और ब्रांड्स के नाम सामने आए कि इनका ताल्लुक़ फ्रांस से है और इनका बाइकआउट किया जाना चाहिए। उनमें से अक्सर लिस्ट में कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड जो एक पाकिस्तानी कंपनी है, उसके ब्रांड एक बड़ा मशहूर ब्रांड है लू बिस्किट्स, उसका नाम भी शामिल था। इस हवाले से मैंने इस पर एक तहकीक का अमल शुरू किया और कम अज़ कम 10-15 दिन या 2 हफ्तों की तहकीक के बाद मैंने इस पे इब्तदाई नताइज जो हैं वो अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर जारी किए और एक तहरीर लिखी और उस तहरीर में कुछ सवालात मैंने इस हवाले से उठाए थे और कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड और लू के ब्रांड के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात के हवाले से मैंने कुछ सवालात भी उठाए थे और तलब भी की थी, और जिसके नतीजे में कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड से मेरा रब्ता भी है, उसके ज़िम्मेदारान जो मेरे पास आए भी और मैंने मुख्तलिफ़ क़ानूनी दस्तावेज़ात का मुतालिया करने के बाद फिर इस पर एक हतमी राय कायम की। और मेरी हतमी राय इस हवाले से यही है जो कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ भी शेयर की, बाकी कुछ और मौक़र पाकिस्तान के अदारों और दीनी अदारों के साथ भी शेयर की कि कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड और उनकी प्रोडक्ट्स का अब फ्रांस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ ज़रा इससे मुतालिक रहनुमाई कर दीजिएगा कि क्या इस कंपनी का किसी भी तरह फ्रांस से ताल्लुक़ है, ये किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट है फ्रांस के किसी बिजनेसमैन की इसमें? जी, इस हवाले से मैं सराहत के साथ ये बात आपके सामने रख दूं कि ये लू का जो ब्रांड है
ये 2007 से पहले फ्रांसीसी ब्रांड था और फ्रांस ही की मिल्कियत में था, फ्रांसीसी कंपनी की मिल्कियत में था। 2007 के बाद एक बैनुल-अक़वामी जो कारोबारी तरीक़ाकार है कि मर्जर और एक्विजिशंस होती हैं, ये कारोबार फ्रांसीसी कंपनी से एक बैनुल-अक़वामी कंपनी है क्राफ्ट, उन्होंने ख़रीद लिया और जो फिर बाद में आज की मिल्कियत एक अमेरिकन कंपनी मोंडेलीज़ इंटरनेशनल के पास है। तो ये बात मैं पूरी वजाहत के साथ कानूनी दस्तावेज़ात देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लू का जो ब्रांड है, जो पाकिस्तान में कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड के पास जिनको इस्तेमाल करने का हक़ है, उसका फ्रांस के साथ मिल्कियत के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये एक अमेरिकन कंपनी मोंडेलीज़ इंटरनेशनल, उनके पास इसकी मिल्कियत मौजूद है। और पाकिस्तान में कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड इसके अक्सरियती शेयर रखते हैं और मोंडेलीज़ इंटरनेशनल इसके अक़लियती शेयर होल्डर्स हैं और ये आपस में इश्तराक के साथ ये बिज़नेस करते हैं। सो इस हवाले से ये बात बड़ी यकीन के साथ कानूनी दस्तावेज़ात के मुताले के बाद कही जा सकती है कि इस ब्रांड का और इस बिज़नेस का अब फ्रांस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, इस कंपनी का फ्रांस के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन सर मुझे ये भी बताइएगा, आपने ज़्यादा रिसर्च की है, आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्या इस तरह का कोई केस पहले भी रिपोर्ट हुआ कि किसी कंपनी को गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक लिंक किया गया और फिर तहकीक हुई हो, बात गलत साबित हुई हो? जी, इस हवाले से ये बात चूँकि हम सब के इल्म में है कि गाहे बगाहे मुख्तलिफ इवेंट्स होने के बाद मुख्तलिफ ममालिक के बाइकॉट्स की गुफ्तगू और बातचीत चलती है। आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसा कबल जो डेनमार्क के और उसकी मसनूआत के बाइकॉट का भी एक सिलसिला शुरू हुआ था। उस तरह के कुछ केसेस बराह रास्त मेरे इल्म में तो नहीं आए जिस तरह ये मामला मेरे इल्म में आया और मैंने ज़ाती तौर पर इस पर कुछ रिसर्च की है। मगर ये बात हमारे इल्म में है कि डेनमार्क के बाइकॉट के वक्त भी कुछ पाकिस्तानी कंपनीज़ जिनका डेनमार्क के साथ कोई बिज़नेस का ताल्लुक़ नहीं था, मिल्कियत का ताल्लुक़ नहीं था, मगर कुछ नाम की ममासलत की वजह से या किसी बैकग्राउंड होने की वजह से उनको इस बात पर मतऊन किया गया कि उनका ताल्लुक़ बैंकॉक से डेनमार्क से था और उनकी मसनूआत के बाइकॉट की बड़ी एक संजीदा मुहिम पाकिस्तान में चली। तो जिस तरह इस दफ़ा ये लू के ब्रांड के साथ पाकिस्तान में हुआ है, तो ये बात मैं रखना चाहता हूँ अपने अहबाब के सामने भी और पाकिस्तानी कौम के सामने भी कि जहाँ तक जेन्युइन प्रोडक्ट्स के बाइकाट का ताल्लुक़ है, यकीनन हमारे जज्बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत के हवाले से या शत्म रिसालत के जो एक कुछ कैंपेन की जाती है उसके हवाले से हमारे जज्बात मुसलमान होने के हवाले से मजरूबी होते हैं। जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकॉट भी किया जाना चाहिए ताकि कम से कम एक मैसेज और एक पैगाम जाए। मगर जो हमारी सरासर पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं, पाकिस्तानी मसनूआत हैं, एक सुनी सुनाई बात और कैंपेन के हवाले से उनको इस तरह का नुकसान पहुँचाना जिससे हमारी मईशत पर असर पड़े, पाकिस्तान की लेबर मार्केट पर असर पड़े, पाकिस्तान की टैक्सेशन रजीम पर और पेमेंट्स पर असर पड़े, तो ये कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है और ना ही ये एक दानिशमंदी और अक्लमंदी का तकाज़ा है। बिल्कुल बात है, यही हमारा दीन हमें सिखाता है, ये हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखाती हैं कि सुनी सुनाई बात को आगे पास ऑन ना करें, तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ख़बर आपके सामने आए उस पर ज़रूर तहकीक करें और उसके बाद ही वो ख़बर आगे शेयर करें। बढ़ते हैं आगे। इस्लामाबाद सिटी जोन, यहाँ पर 2-2.5 माह से क्राइम का ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान सिर्फ कार चोरी की एक वारदात हुई, बाकी क्राइम रेट 0। लेकिन ये सिर्फ वर्दी वालों की नहीं बल्कि शहरियों और पुलिस की मुश्तरका कामयाबी है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश। जी देखें, इस्लामाबाद में तकरीबन 2-2.5 माह कबल काफ़ी ज़्यादा जो क्राइम था वो पीक पे गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ये चीज़ें उठी थी कि इस्लामाबाद एक छोटा सा ज़िला है, 23-24 थाने इसमें, तो इसमें क्राइम क्यों बढ़ रहा है। जिसके बाद जो इस्लामाबाद की पुलिस है उन्होंने कई यहाँ पर सिस्टम मुतारफ़ करवाए, जिसमें से एक इनकी एयर पेट्रोलिंग थी, स्ट्रीट वॉचर भी उसमें उनका बड़ा किरदार था। तो अब तकरीबन उनको इंस्टॉल किए हुए तकरीबन महीना तो होने वाला है। तो मेरे साथ इस तमाम जो सिस्टम लॉन्च किया गया इस्लामाबाद में, उसके जो रूह रवां मौजूद हैं SP उमर खान साहब, उनसे पूछते हैं कि इस चीज़ के इंट्रोड्यूस करने के बाद कितनी आप कमी देख रहे हैं क्राइम में। जी उमर साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी जैसे कि आपको पता है हमने स्ट्रीट वॉचर्स तकरीबन 1 महीना पहले इनिशियली हमने 4 सेक्टर्स से लॉन्च किए थे, F6, F7, G6 और G7 से। उसके बाद हमने यहाँ पे जब इसकी कामयाबी के बाद बाकी पूरे इस्लामाबाद के अर्बन एरियाज़ में इसको लॉन्च किया। इस टाइम हमारे 3 जोन्स में तकरीबन 20 के करीब सेक्टर्स हैं जो तमाम इस्लामाबाद का सेक्टोरल एरिया है, वहाँ पर ये लॉन्च हो चुका है और इसके हमें बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। हम इसकी वीकली हमारे इंस्पेक्टर जनरल साहब इसकी पर्सनली वो मॉनिटरिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं। जो लास्ट वीक का मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा सिटी जोन है इसमें जितना भी हमारा स्ट्रीट क्राइम और बाकी रॉबरीज और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जब हमने रिव्यू किया तो पूरे वीक में सिर्फ एक हमारा कार थेफ्ट का केस था और इसके अलावा बाकी क्राइम जो है वो हमारा ज़ीरो रहा और इसमें सारे सोर्सेज जितने भी जिधर से हमें क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो शामिल है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपका स्ट्रीट वॉचर है ये किस तरह काम कर रहा है और शहरियों को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में शायद बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो स्ट्रीट वॉचर जो है किस तरह उसको टैकल करेगा क्राइम को? जी उसमें ये है कि हमने हर सेक्टर में जो मज़ीद सब सेक्टर्स होते हैं, सब सेक्टर्स को हमने फिर मज़ीद फर्दर डिवाइड किया है क्लस्टर्स में। हर क्लस्टर में 3-4 स्ट्रीट्स हैं उन जिनका एक नुमाइंदा हमारे साथ कम्युनिटी वॉच प्रोग्राम स्ट्रीट वॉचर में शामिल है। साथ साथ हमारा भी मुतलका थाने का एक बीट ऑफिसर उनके साथ अटैच होता है। 24 घंटे ये राब्ते में रहते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन है। हमें भी पब्लिक तक अगर हमने कोई बात अवेयरनेस मैसेज पहुँचाना हो तो उसमें भी हमारी हेल्प होती है और पब्लिक का कोई भी इशू हो, सिक्योरिटी के मामले में कंसर्न हो, क्राइम रिपोर्ट करना हो तो वो भी हमें साथ साथ पता चल रहा होता है। तो पब्लिक से मैं यही अपील करूंगा कि पुलिस पे के साथ जितना ज़्यादा वो राब्ता रखेंगे, जितने भी इश्यूज़ हैं उनकी निशानदेही करेंगे ताकि हम मिल के पब्लिक के साथ उनके लिए करेक्टिव एक्शन लें और शहर को सेफ एंड सिक्योर बनाएं। जी देखें, जो इस्लामाबाद में आज से तकरीबन 2 महीने कबल एक क्राइम की बड़ी पीक थी, लहर थी, उसमें तो हमें वाज़ेह तौर पर कमी आती दिखाई देती है और इस्लामाबाद पुलिस जो है इस कमी की बड़ी वजह ये जो इन्होंने स्ट्रीट वॉचर का नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया, उसके अलावा जो एयर पेट्रोलिंग है, तो ये पाकिस्तान में पहला शहर है जहाँ पर जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जो हॉट स्पॉट इन्होंने क्राइम के डिक्लेयर किए हुए हैं, वहाँ पर जो क्राइम के ज़्यादा पीक आवर्स हैं वहाँ पर उस वक्त एयर पेट्रोलिंग होती है और किसी भी किस्म की जो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है उसको फ़ौरी तौर पर डिटेक्ट किया जाता है और जो मुतल्लिका पुलिस है उसको भी आगाह किया जाता है। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले कुछ माह में, कुछ दिनों में इस सिस्टम के मज़ीद क्या अच्छे असरात इस्लामाबाद के शहरियों के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन दानिश, आपने हमें अपडेट किया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुआविन ख़ुसूसी बराए चीफ मिनिस्टर पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारी मेहमान होंगी। साथ रहिए, कुछ बहुत से तीखे सवालात करने हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। शुएब, आपको डांस आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन अब आप सिखा सकती हैं? नहीं, मैं नहीं सिखा सकती। अच्छा। अब जिनकी हम बात करें वो सिखाएंगी। बात हो जाए परफॉर्मिंग आर्ट की, परफॉर्मिंग आर्ट का जब जिक्र होता है तो रक्स भी इसका लाजमी जुज़ है जिसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अब भी कुछ कोरियोग्राफर ऐसे मौजूद हैं जो डांस को उसकी असल शक्ल में ज़िंदा रखने के लिए कोशिश नजर आते हैं। तो आज हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान हमें मिलवा रहे हैं। शेफ, डांस अभी नहीं करना, मैं पहले ज़रा बात कर लूँ खातून कोरियोग्राफर लाइबा अली से, जिन्होंने रक्स की ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से जाकर भी बाकायदा क्लासेस ली हैं। अच्छी बात है, वहाँ मुझे डांस नहीं करने देनी, मैं चाहता हूँ डांस करते। डांस एक वर्जिश है भाई। हाँ, वर्जिश तो है, लेकिन लाइबा किस तरह से डांस सिखा रही हैं ये मैं कुर्बान बताएंगे। कुर्बान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आज की हमारी मेहमान शख्सियत बहुत ही ख़ास हैं। उन्होंने ऐसे मैदान का इंतखाब किया जिसमें अमूमन हमारे मुआशरे की लड़कियां जाते हुए हिचकिचाहट का शिकार होती हैं। हमारी मुराद है कोरियोग्राफर लड़की लाइबा अली। कैसे गुजरे हैं ज़िंदगी के शब रोज़? थैंक यू वेरी मच सर कि आप आए। मेरी खुशनसीबी है कि आप लोग खुद मेरे पास चल के आए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है और बस मतलब काम चल रहा है। कोरोना ने डिस्टर्ब किया हुआ है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। साथ साथ अल्लाह ऐसे बहाले रखें। अच्छा काम चल रहा है, इंस्टीट्यूट बनाया है, बॉडी फिटनेस की क्लासेस करवा रहे हैं, कुछ मतलब इवेंट्स मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट्स करवाते हैं, मतलब अल्लाह का शुक्र है। प्रोडक्शन हाउस भी है साथ। डांस की क्लासेस करवा रहे हैं, तो लाइबा बताइएगा कि कैसे ख्याल आया? अमूमन ये होता है कि कहते हैं कि लड़कियों ने इस शोबे में नहीं आना, बहुत बुरा भला कहा जाता है, तो आपने ऐसा कदम कैसे उठाया? क्यों इस शोबे का इंतखाब किया? सर, मुश्किलात तो हर इंसान के लिए होती हैं, क्योंकि मुश्किलात आपको पता है वो इंसान जिसके पास मुश्किलात ना हो। तो बहुत मुश्किलात मुझे देखनी पड़ी। मुझे 10 इयर्स हो गए हैं। परफॉर्मेंस से मैंने स्टार्ट किया था
और आज अल्लाह का शुक्र एक दायरा मतलब और इंस्टीट्यूट बना के बैठी हुई हूँ सारा, जिसके साथ मतलब प्रोडक्शन हाउस भी है, क्लासेस भी हो रही हैं, मूवीज़ के भी काम चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। किस किस्म के जब लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं सीखने के लिए, तो उनको कंबाइन सिखाती हैं, अलग अलग सिखाती हैं, और किस किस किस्म का आप, क्योंकि डांस की बहुत सी सिन्फ है, तो किस किस सिन्फ का आप डांस सिखाती हैं? सर लड़कों को तो यहाँ पे पूरी टीम वर्क के कोरियोग्राफर्स करवाते हैं, लड़के ही करवाते हैं। मैं करवाती हूँ लड़कियों को, जिसमें कि बैली पाकिस्तान में कोई नहीं करता, मैं सिखाती हूँ। क्लासिकल भी यहाँ पे हम करते हैं, इंडियन भंगड़ा भी सारा है, पंजाबी देसी स्टाइल भी है, हिप हॉप भी है, मतलब हर किस्म का है। और साथ में प्रोडक्शन हाउस भी है, वेडिंग्स भी मतलब कोरियोग्राफर और मैनेजमेंट भी करते हैं सब। बहुत शुक्रिया लाइबा जी, आपने खूबसूरत गुफ्तगू की। ठीक, कुर्बान आपका भी शुक्रिया। कुछ सीखा जिन्होंने बताया है? नहीं, रिपीट में सीख लेना। कराची में आज जापानीज स्पोर्ट्स कार का मेला सजा है, लेकिन ये जापानी हुकूमत ने नहीं, कराची के लड़कों ने जमा किया है। कराची के कुछ लड़के हैं जिन्होंने बहुत सारी जापानीज स्पोर्ट्स कार यहाँ लेके आए और अब यहाँ सड़कों पे दौड़ाते हैं। तो आज हम उनसे सवाल करेंगे कि भाई सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, लोग मुश्किल में आते हैं और इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ संभाल के कैसे रखते हैं। तो आए उनसे बात करते हैं। तो रेहान, सबसे पहले तो ये बताएं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ रखी हैं, बाबा से डांट पड़ती है? डांट तो बहुत पड़ी है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम है, अपना बिजनेस है, तो जो भी उससे अर्निंग होती है वो इन्हीं गाड़ियों पे लग जाती है। और इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था, इससे पहले ऑब्वियसली भाई का काम है तो भाई करते थे, तो भाई के ज़रिए शौक़ पूरा हो रहा था। अब हम दोनों मिल के शौक़ पूरा कर रहे हैं, पहले आधी थी अब डबल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची की सड़कें हैं, बड़ा मुश्किल है यहाँ गाड़ी चलाना। ये गाड़ियाँ चलाते कैसे हैं कराची में? बहुत मुश्किल है, बहुत बारी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हम लोग गवर्नमेंट से अपने लिए जगह मांग के थक चुके हैं। हमें प्रॉपर रेस ट्रैक्स की ज़रूरत है। ये कोई सस्ती गाड़ियाँ नहीं है, आप यकीन माने इनके एक सिर्फ इंजन बात करूँ तो उतने महंगे हैं जितने की एक गाड़ी आ जाती है। हम लोग थक चुके हैं गवर्नमेंट से मांग के कि तो कोई जगह आपको, कोई जगह आपने प्रपोज की है, उन्हें बताया कि भाई ये जगह देखो आसान है, आप आसानी से दे सकते हैं? बिल्कुल हमने मल्टीपल ऐसी जगहें हैं जो हमने प्रपोज की हैं। हमारी लास्ट टाइम जो मेयर कराची थे उनसे बात हुई थी, वो हमें सफारी पार्क का पार्किंग लॉट दे रहे थे फॉर ड्रिफ्टिंग। हम लोग वी आर मोर इनटू ड्रिफ्टिंग देन रेसिंग। सही है, ड्रिफ्टिंग जापान में बहुत पॉपुलर है और ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पे जो मौजूद हैं ये ड्रिफ्ट कार्स हैं। प्रॉपर जो मेरे पीछे भी मौजूद है, दिस इज़ JZX 100, ये जापान में ड्रिफ्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा मशहूर है और ड्रिफ्टर्स की सबसे फेवरेट गाड़ी है। अच्छा, वाई जापान? सिर्फ जापानी? मैंने देखा यार सारी जापानी गाड़ियाँ, क्यों? हम लोग को JDM गाड़ियाँ बहुत पसंद है। एक होता है ना, आप यकीन माने अभी हम मूव करते हुए सुपरा पे जाएंगे, ये हमारे लिए एक फरारी से ज़्यादा अहमियत रखती है ये गाड़ी। आप अगर फरारी और सुपरा बराबर रख देंगे ना, और एक जो JDM कार लवर होगा वो हमेशा सुपरा ही चूज़ करेगा। थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में बताएं। जापानीज़ गाड़ी है, स्पेशली ये किस चीज़ के लिए है और ये इसमें ज़्यादातर ड्रिफ्टिंग होती है, रेस होती है, क्या होता है? बिल्कुल, इस गाड़ी में ज़्यादातर ड्रिफ्टिंग होती है। ये जापान में बहुत पॉपुलर है फॉर ड्रिफ्टिंग, नॉट ओनली जापान। इसका चेसिस कोड होता है JZX 100। ठीक है। ये अमेरिका में भी बहुत पॉपुलर है ड्रिफ्टिंग में, और बहुत सारे मशहूर यूट्यूबर्स हैं जैसे कि एडम एलजेड, उनके पास भी एक JZX 100 शासी कोड की, मतलब ये इसीलिए कि इसमें ड्रिफ्ट किया जाए। ये नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं। 350Z, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास ज़्यादातर ड्रिफ्टिंग वाली गाड़ियाँ हैं। ये भी जापान में और पूरी दुनिया में ड्रिफ्टिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये गाड़ी प्रॉपर हमने ड्रिफ्ट बिल्ड की हुई है। इसमें एंगल किट, हैंड ब्रेक, स्पोर्ट्स सीट, सब कुछ आफ्टर मार्केट सामान बाहर से मंगवा के डाला गया है। तो चंद गाड़ियाँ हैं, तो आपके साथ कितने लोग हैं और गवर्नमेंट को आप कैसे मनाएंगे कि भाई हमारे साथ इतने सारे लोग हैं और हम ये काम हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ी है। कितनी गाड़ी होंगी रफली? अगर एक बात करें सिर्फ कराची में आपके साथ जो लोग हैं कितनी गाड़ियाँ होंगी? कम से कम 300-400 अच्छी वाली गाड़ियाँ होंगी। ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो कि स्किल्ड लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अच्छा, क्या हमने इससे पहले बाइकर्स का इंटरव्यू किया था, वो मलेशिया जाके और दुबई जाके ट्रेनिंग लेते हैं बाकायदा बाइक की, स्टंट्स की। तो ये जो स्टंट्स आप करते हैं कराची में, तो इसकी कोई आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं? आपने मुझसे पूछा, हमारे मल्टीपल टाइम बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो बाहर से ड्रिफ्टर्स इधर आए हैं, कुवैत से, कतर से, साउथ अफ्रीका से, उन्होंने हमें यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी। और वो कहाँ दी है? वो जगह क्या थी? एक्सपो सेंटर हमारा कराची में। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ही वो मिला था? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनके जरिए आए थे। इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्यों इतनी खास है? और जब से मैं आया हूँ सब इसी की बातें कर रहे हैं, क्यों? दुनिया की लेजेंडरी JDM गाड़ियों में से एक है।
ठीक है, ये शायद मैं बोल सकता हूँ मतलब सबसे ज़्यादा जो आप किसी भी बच्चे से पूछ लें, उससे पूछें JDM तुम्हारी कौन सी ड्रिफ्ट कार या JDM कौन सी गाड़ी है जो तुम्हारी ड्रीम कार है, वो बोलेगा टोयोटा सुप्रा। अच्छा भाई, शौक तो था भाई का, भाई के साथ मिलके रेहान ने शुरू किया था। उसामा से पूछते हैं, उसामा आपको घर से डांट पड़ी क्योंकि आप तो बड़े थे, आपने नहीं रोका इनको? मुझे खुद नहीं डांट पड़ी, इसको ज़्यादा डांट। अच्छा, क्यों? ये छोटा था और पेरेंट्स भी यही कहते थे यार इसकी भी एज कम है और तुम इसको गलत शौक में लगा रहे हो। लेकिन मैं ये बता दूं बड़ा हेल्दी शौक है, हम मतलब ड्रग्स में नहीं है, हम किसी और गलत चीज़ों में नहीं है, हम अपना शौक पूरा करते हैं, गाड़ियाँ आप तेज चलाते हैं, लोगों को इससे नुकसान नहीं, मैं स्ट्रीट रेसिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, स्ट्रीट रेसिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए एक प्रॉपर कन्फाइंड स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों को रेसिंग हमें। अच्छा, हमारी बात रह गई थी इस गाड़ी से मुताल्लिक, हमने आपसे पहले वाला सवाल पूछ लिया। इस गाड़ी से मुताल्लिक मुझे ज़रा बताएं, यहाँ पे मैं आया तो इसका ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा, ज़्यादा सुपरा का ही जिक्र हो रहा है। बिल्कुल, देखें आइकॉनिक गाड़ी है, लेजेंडरी गाड़ी है सुपरा, तो उसका तो जिक्र होगा। देखने में तो ये अच्छी गाड़ी नहीं, खूबसूरत ये बहुत ज़्यादा गाड़ी है। और दूसरी बात इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी फ्लैगशिप गाड़ी है टोयोटा MRS। ये पोर्श जैसा शेप है इसका, और आपको जिन पैसों में ये मिलती है उसमें आधे आप पोर्श के मजे ले लेते हैं। अच्छा, तो ये पेट्रोल क्या है, बहुत महंगा तो नहीं है? नहीं, ये बहुत अच्छी इकोनॉमिकल गाड़ी है। और इस गाड़ी का सबसे एडवांटेज क्या है, इसकी रूफ जो टॉप है वो सॉफ्ट टॉप है। अच्छा, ये खुल जाती है? आपने विंटर्स में एंजॉय करना है गाड़ी, आप टॉप हटा लें तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी गाड़ी है और मनूवरिंग के लिए बहुत अच्छी है। इसका इंजन पीछे होता है। अच्छा, इसमें आगे इंजन नहीं है? नहीं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लोग देखते हैं गाड़ी और खोलते हैं, इसका तो इंजन नहीं है, तो बेसिकली इसका इंजन पीछे होता है। उसमें तो है पीछे इंजन। इसका वो कह रहे थे कि ये चारों टायर इसके जो है फोर व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो ये ज़्यादा अच्छी है, इसका मतलब इससे अच्छी है? ये पावरफुल बहुत है। अच्छा, पावरफुल मशीन। और इस मशीन को बनाने का मकसद मित्सुबिशी का ये था कि रैली में ये कम्पीट कर सके ऑल ओवर वर्ल्ड। और दुनिया में रैली में 3 साल मित्सुबिशी एवोल्यूशन ने कम्पीट किया और फर्स्ट पे रहे पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अच्छा, ये गाड़ी क्या है, आगे का सामान कहाँ गया इसका? ये आगे का सामान थोड़ा हम लोगों ने इसलिए निकाला हुआ है, बेसिकली ये इंटरकूलर वगैरह लगा हुआ है, अपग्रेडेड चीजें ये दिखाने के लिए होता है थोड़ा सा कि मतलब हमारे पास चीजें लगी हुई हैं, सूप्ड अप है गाड़ी, हमारे पास चीजें लगी। ये नीचे टकराती नहीं है? कराची में सड़कें तो बहुत है, क्लियरेंस का बड़ा इशू है हम लोगों को, बहुत ज्यादा इशू है। लेकिन फिर क्यों इतनी नीचे रखी हुई, थोड़ी ऊपर करा लें गाड़ी? ऊपर कराएंगे तो गाड़ी की हैंडलिंग आउट हो जाएगी। अच्छा जी, चलें, कोई मैसेज मशवरा देना चाहें खास तौर पे गवर्नमेंट को? मेरा मशवरा तो मैं पहले यूथ को दे दूं कि अगर आप लोगों ने ये शौक करना है, बहुत अच्छा शौक है, ये बहुत अच्छा पैशन है, इसको फॉलो करें और तरीके से फॉलो करें, स्ट्रीट रेसिंग ना करें। सेकेंडली मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि भाई हमें कोई एक कन्फाइंड स्पेस देते हैं जहाँ पे हम अपनी ये मोटर स्पोर्ट्स की गैदरिंग्स और इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहें और चीज़ों को डेवलप करें। मोटर स्पोर्ट्स वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है पूरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क में ये स्पोर्ट्स फॉलो किया जाता है। बहुत सारी बातें कर ली, इतनी सारी गाड़ियाँ देख के मेरा भी दिल किया कि मैं गाड़ी चलाऊं, तो मैंने थोड़ी देर के लिए रेहान से गाड़ी मांगी है। मैं चलाऊंगा कराची की सड़कों पर गाड़ी, लेकिन आराम और सुकून के साथ। अल्लाह हाफिज़। रिपोर्ट तो अच्छी थी, म्यूजिक बहुत अच्छा था। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी अरकान पार्लियामेंट के गोशवारों की तफसीलात से मुताल्लिक। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के असासों की मालियत 8 करोड़ रुपए से ज़ायद है। इमरान खान का अंदरून और बैरून मुल्क ना कोई कारोबार है, ना ही उनके पास ज़ाती गाड़ी है। इलेक्शन कमीशन में माली साल 2018-19 के लिए जमा कराए गए माली गोशवारों के मुताबिक वो 10 करोड़ 80 लाख रुपए के मालिक थे, जबकि 2019-20 में उनके असासे घटकर कम होकर 8 करोड़ रुपए रह गए हैं। वज़ीर आज़म के असासों में कमी समेत दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस आशरिक अवान साहिबा। फिरदौस साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह हमेशा की तरह एक्टिव और बेहतरीन रंग में आप मलबूस हैं। फिरदौस साहिबा, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, हम तो माजी में यही देखते आए, यही सुनते आए और यही पढ़ते आए कि जो हुकूमत बनाता है, जो हुकूमत में होता है, वो असासे बनाता चला जाता है। गाड़ियाँ, बंगले, जायदादें, अकाउंट्स में पैसे भरना। ये क्या हुआ? खान साहब के जो असासे में 26% कमी हो गई। फिरदौस साहब, ये कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको सुबह बखैर कहते हुए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आप सब के लिए खुशियाँ और बेहतरियाँ लाए।
आपका जो इस नए पाकिस्तान का और इस पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो एक नया विजन है, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये सोच और मरकज़ का जो महवर था, वो एक ही बात थी कि नीचे से ऊपर तब्दीली नहीं आती, तब्दीली के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं। सही। क्योंकि लोग लीडरशिप की तरफ देखते हैं और लीडरशिप को फॉलो करते हैं और उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। होता ये रहा कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी सियासत का कल्चर रहा कि यहाँ पे ऐसे लोग जो जिनका स्टार्ट जो था वो किसी का ये अच्छी बात है, आप मेहनत करें, आगे आएँ, कारोबार करें, स्ट्रगल करें, अल्लाह उसमें बरकत दे। लेकिन ये एक अजीब मंतक था कि जो शख्स सियासत में आया, जब उसने सियासत में आने से पहले किसी की साइकिल की दुकान थी, किसी की लोहे की भट्टी थी, किसी का एक मामूली रेडियो लगाने वाले का बेटा था, तो ये देखते ही देखते जो ही वो सियासत के मैदान में आए, वो लाखों नहीं, अरबों नहीं, खरबों के असासों के मालिक बन गए। तो लोगों ने जब देखा कि ये जो मेरे देखते देखते ये शख्स सियासत में आया और इसने सियासत को ज़रिया कारोबार बनाया, ज़रिया रोज़गार बनाया, और ये तो बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार है, तो जितने सरमायादार थे जो उस तरह के, आपको पता है कि जिनके अंदर एक लगन और पैसा कमाने की मशीन थी, उन्होंने सियासत का रुख किया। सही। और अल्टीमेटली उस सियासत के अंदर अपना कारोबार किया और कारोबार को इतना मजबूत किया कि उन्होंने फिर इदारों को महकूम किया। पैसे के अंदर कता कलामी की माजरत ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमाल है। बिल्कुल सही। कि उस सियासत के अंदर उन्होंने जो नए डायनामिक सेट किए हैं, बिल्कुल ठीक, कि उन्होंने अपने किफायत शुआरी, बिल्कुल ठीक, और एक रोल मॉडल बन के लोगों को बताया कि मेरी ज़ात से शुरू होने वाला अमल जो है वो नीचे मेरी पार्टी तक मुंतकिल होगा, और अगर कोई इस से रूगर्दानी करेगा तो वो मेरी टीम का हिस्सा बिल्कुल नहीं ठीक है। होगा। फिरदौस साहिबा, मैं फिर भी एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे यहाँ पर। जब हम ये देखते हैं कि वो वज़ीर आज़म है, उनके पास कुर्सी है, ज़ाहिर है बहुत पावरफुल है, वो बहुत पसंद किए जाते हैं, लोग उन्हें चाहते बहुत हैं, उनके दोस्त यार बहुत हैं, फिर भी उनके अपने इतने अखराजात, इसकी वजह क्या है? क्या बुशरा भी बहुत खर्चा करा रही हैं? ये खर्चा कहाँ हो रहा है? देखिए, खर्चा तो आपको पता है कि जो इस इतने बड़े मनसब पे होता है उसकी फिर ज़रूरियात भी उतनी होती हैं, और फिर उसके साथ जुड़ा खर्चा आगे जो था लोगों की जेब से हो रहा था। और वहाँ उस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जेब कुतरे बैठे हुए थे और जो लोगों की जेबों को काट रहे थे। तो यहाँ अपनी जेब से खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हक हलाल से, उनकी मेहनत की कमाई से, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी अपनी ज़ात और अपने दोस्त अहबाब की जहाँ थोड़ी सी मेहमान नवाजी और दूसरे खर्चे हैं उन पे खर्च हो रहा है। यानी ये मेहमान नवाजी पर खर्च हो रहे हैं। हुक्मरान जो है, रियासत मदीना में हुक्मरान जो है वो अपनी ज़ात पे खुद खर्च करते थे। बिल्कुल सही है। और अपनी ज़ात, अपने पेट पे पत्थर बांध के दूसरों के लिए ऐसा ही है। यही एग्जाम्पल इन्होंने भी सेट किया है कि जो मेरा यही एग्जाम्पल खान साहब ने सेट किया, यानी कि इमरान खान साहब ने सेट की कि जो उनका खर्चा है वो खुद करेंगे। फिरदौस साहब, लेकिन एक तनकीद भी हो रही है, वो तनकीद ये हो रही है कि उनका फॉरेन अकाउंट है, उसमें $3,31,000 मौजूद हैं। मैं आपसे इसकी वजाहत चाह रहा हूँ कि फॉरेन अकाउंट क्यों ज़रूरी होता है और उसमें ये पड़ी रकम, या क्या इस पर तनकीद जायज़ है या कि नहीं? देखिए, इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने क्रिकेट खेली है, पूरी दुनिया के क्लब्स के साथ उनके एग्रीमेंट्स रहे हैं, मौजूद रहे हैं, और मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स उनको उस वक्त स्पॉन्सर करते रहे हैं,
और उनको सपोर्ट करते रहे एक प्लेयर के तौर पे। सही है। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तो अगर उनका अकाउंट उससे पहले का बना हुआ है तो आप ये देख लेना कि इसकी असेसमेंट तो ये करनी है कि उन्होंने वजीर आजम बन के फौरन अकाउंट खोला, बिल्कुल ठीक या ये पहले से अकाउंट मौजूद है। और अगर पहले से मौजूद है तो उन लोगों के साथ उसका तकाबली जायजा जरूर लें जिन्होंने बैरून मुल्क खरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन। पर फिरदौस साहब ये सवाल इसलिए किया मैंने, आपके सामने कल एक टीटीयू के जो शहंशाह है, बिल्कुल ठीक है, वो खानदान जो है उनका भी इनके सामने मुआवजा बिल्कुल नहीं मुआवजा तो हम करेंगे ही नहीं फिरदौस साहब, इसलिए कि खान साहब ने जो एग्जांपल सेट किया उसका वाकई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कोई मिसाल नहीं ना कि जब हमने देखा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जो लोग आए उनके एहसासे बढ़ गए लेकिन खान साहब के एहसासे कम हो गए। आपा एक और चीज मुझे बताएगा कि हमने देखा कि वजीर आजम ने सरकारी अखराजात जो हैं उसमें कमी लाने की बात की थी और फिर ये कहा कि जो आएगा उसको सिर्फ चाय मिलेगी और एक्स्ट्रा कोई खाना नहीं मिलेगा, और फिर हमने देखा कि बहुत सारी चीजें नीलामी के लिए भी रखी गई। तो क्या कोई फर्दर स्टेप्स मजीद खान साहब की जानिब से लिए जाएंगे? देखिए ये तो मैं उसकी यानी शायद भी हूँ कि सारा दिन वहाँ बैठ के एक चाय का कप और बिस्किट पे गुजारा करते रहे हैं। कोई फिरदौस साहिबा वैसे कभी ऐसा हुआ कोई मेहमान नाराज हुआ हो उसी प्रोसेस से गुजरते रहे हैं? फिरदौस साहिबा कभी ऐसा हुआ कोई करीबी दोस्त नाराज हुआ कि खान साहब ये क्या बात हुई सिर्फ चाय? बड़ी दफा ऐसा हुआ कि जिनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सूखी चाय पिला के बाहर भेजा जाता था उनको हम शाम को कहते थे कि प्लीज आप बताएं आपने खाना किधर खाना है, हम आपको घर में बुला के खाना खिलाने के लिए तैयार है। क्योंकि जो वहाँ पे सरमायादार सनतकार या पार्टी के सीनियर वर्कर या ओवरसीज पाकिस्तानी आते थे तो वो जब उनको वो टिक्की पैक वाले बिस्किट और साथ चाय मिलती थी तो वो हैरान हो के हमारी तरफ देखते थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीडिया की जितनी दफा प्राइम मिनिस्टर से मैंने मीटिंग कराई तो उनको जब सूखी चाय कप्पू में मिली तो उन्होंने कहा कि इस वजीर आजम ऑफिस में तो हम आते थे तो खांचे चलते थे या हमारी तवाज़ो 10-10 डिशेस से की जाती थी, तो ये आप क्या कर रही है, मैं सूखी चाय पिला रही है। मैंने कहा ये नया पाकिस्तान है। अच्छा फिरदौस साहिबा यहाँ पे नए पाकिस्तान में हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा फिरदौस साहिबा लेकिन एक मुझे बात बताएं, आप ज़ाहिर देखती रहेंगी कौन कौन वहाँ पर आता रहा, मुझे ये बताएं फिरदौस साहिबा कि कोई एक नाम अगर आप ले सकेंगे इमरान खान साहब के करीबी साथी, वो काबीना का हिस्सा भी हो सकते हैं कोई और करीबी साथी भी हो सकते हैं जिसके हवाले से आप कह सकती हैं कि सबसे ज्यादा ये बंद आया था, सबसे ज्यादा चाय इसी ने पी है? मेरा ख्याल है कि एक साल में सबसे ज्यादा चाय मैंने खुद पी है वहाँ क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलता था तो चाय मिलती थी तो वही पीनी होती थी चाय और कॉफ़ी से जो है मेरा ब्लड प्रेशर जाहिर है कभी ज़िंदगी में मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो जब खाली पेट आप बार कॉफ़ी पियेंगे तो ये होगा, तो ब्लड प्रेशर आपका जो है वो और फिर भी आपने उसे मैनेज किया फिरदौस साहिबा, आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया। बस एक जुमला अच्छे मैनेज में एक्टिव लगते हैं एक बात और, क्योंकि ज़ाहिर है आप इस वक्त मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात सीएम साहब की भी हैं, जो वफाक में हो रहा है, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स वो सेट कर रहे हैं, उनके असासे कम हुए 26%, क्या यही मामला यही सोच आपने बुज़दार साहब की भी देखी है? देखिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्रेंड सेट किया, एक वे फॉरवर्ड दिया, एक अपनी ज़ात से उस अमल का आगाज़ किया, तो वो सारी लीडरशिप के लिए पैगाम था। वो वज़ीर हूँ या वज़ीर आला हूँ, उन सब के लिए ये मैसेज था कि ज़ीरो टॉलरेंस है, कि सरकारी खर्च पे कोई अयाशी नहीं होगी और सरकारी ऑफिस के अंदर जो है कफायशवारी होगी। जिसका कमाल ये हुआ कि पिछले साल 41% प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनको जो अवेलेबल बजट था उस पे बचत की गई और वो अनयूटिलाइज्ड रहा और वापस कौमी खजाने में जमा हुआ। सही। यही चीफ मिनिस्टर ऑफिस है जहाँ पे 90 शायरा कायदे आज़म, 8 क्लब, 7 क्लब, कैंप ऑफिसेज, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट, जो दरबारी, जो आपके वहाँ पे सरकारी खर्चे पे खाने, जो जिम्स, जो स्विमिंग पूल्स, जो उनके वहाँ पे
जाती अपनी फिटनेस क्लब, ये सारी चीज़ें जो है वो कर्टेल की गई हैं। और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आपको जान के ये हैरानगी होगी कि 60% खर्चा जो है उसका कम हुआ है। अच्छा। और वो दरवेश सिफ्त वजीर आला वहाँ पे ब्रेक जो होती है वो नमाज के लिए होती है, खाने के लिए नहीं होती है। आपा बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट हो रही है पीटीआई गवर्नमेंट में और यही तब्दीली है। बेहद शुक्रिया आप हमसे गुफ्तगू करती। माजरत वक्त की कमी है, ढेर बातें करने का बहुत सारा दिल है लेकिन वक्त की किल्लत है। अपने क्लोजिंग की जानिब जाएंगे और शुएब, जैसा कि आपा भी बता रही हैं हमें कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो या वसीम अकरम प्लस हो, तब्दीली तभी आती है जब आप मिसालें कायम करते हैं। मिसाल आप खुद भी कायम करें और मिसाल इस तरह से कायम करने के, अगर पहले मास्क नहीं पहना तो अब मास्क पहन लें, अगर पहले 6 फुट का फासला नहीं रखा तो अब रख लें, पहले अगर आप दावतें एक्सेप्ट करते रहें तो अब ना करें। एनीवेज वक्त हो गया ख़त्म, करेंगे मुलाकात कल। रखिए बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।